Good evening. A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी सेलिब्रेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर ने अपना एक बहुत बढ़िया केस प्रेजेंट किया है। उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. Thank you. यस सर। म्यूट हैं सर आप। जी नमस्ते सर। जी जी नमस्ते सर, नमस्ते। ओवर टू यू सर। ओके सर, तो पहले केस में चला देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है। तो पहले केस चला देता हूँ मैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे उस पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं केस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ सर। हेलो, हाँ केस सुनाई दे रहे हैं ना सर? यस। हाँ, तो वो केस समझने से पहले उस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ये जो पेशेंट है, इनका उम्र 42-43 ईयर्स है और मेरे अच्छे दोस्त है। खुद एक अच्छे संगीतकार भी है, कथाकार भी है, कीर्तन भी अच्छा करते हैं और उनके प्रोग्राम भी हमेशा होते रहते हैं। ये संगीत टीचर भी है और इनका एक स्कूल में पिछले एक 10-15 साल से वो वहाँ पे संस्कृत टीचर का जॉब कर रहे हैं। वो इनके घर पे इनके माता पिता है जो कि अभी ओल्ड एज है, उनकी पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। अभी केस का बैकग्राउंड क्या है ना कि वो जिस स्कूल में अभी जॉब कर रहे हैं, तो वो स्कूल का अभी एक 5-6 साल में वहाँ का मैनेजमेंट चेंज हो गया। जो पहले चेयरपर्सन थे, उनकी डेथ के बाद ये स्कूल का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया। पहले जो चेयरपर्सन थे तो वो उनका पूरा जीवन उन्होंने शिक्षा के लिए समर्पित किया था, तो उनका बर्ताव उस तरह से था जो कि टीचर लोगों को बहुत फेवरेबल लगता था कि आप लोग अच्छे से पढ़ाओ, बच्चों को अच्छा सा शिक्षित करो। ऐसा एक हेल्दी वातावरण जब स्कूल में था। लेकिन अभी का जो मैनेजमेंट है तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनका और अभी कुछ टीचर लोगों का थोड़ा सा डिस्कॉर्ड होता है। मतलब उनमें थोड़ा सा
वातावरण जो है तो थोड़ा सा अभी बिगड़ गया है, मतलब उन मैनेजमेंट का और इन टीचर का अभी थोड़ा सा मनमुटाव होते रहता है। तो कुछ टीचर्स ने वो अडॉप्ट कर लिया, अभी वो राजकीय लोगों को या पॉलिटिकल लोगों को जैसा फ्लैटरिंग चाहिए वो लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फ्लैटर करना नहीं चाहते, वो अपना काम अपनी तरह से करना चाहते हैं, ना कि वो फ्लैटर करे। लेकिन अभी फिर जो फ्लैटर नहीं करते लोग वहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा फिर ये लोग टारगेट कर देते हैं, ऐसा इन हमारे पेशेंट का एक कहना है। और ऐसे कुछ 2-4 और टीचर मेरे दोस्त है तो उनका भी ऐसा ही कहना है, और उनको भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। जी, केस का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? सुन लिया आपने सबने ठीक से? यस सर। हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर एक केस डिपेंड है। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक केस का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मेन केस सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी केस शुरू होती है। पेशेंट मेरे पास आ गए और आकर उन्होंने बोला कि मुझे पाचन की तकलीफ हो रही है, मतलब जो खाया हुआ वो ठीक से पचता नहीं, पेट साफ नहीं होता है, और पेट साफ नहीं होने की वजह से फिर एसिडिटी बढ़ती है, मन फ्रेश नहीं रहता, और उत्साह की कमी महसूस कर रहा हूँ, सुबह टाइम पे भूख नहीं लगती, और ये सब तकलीफें जो पेट साफ नहीं होने के कारण होती है वो सब मुझे हो रही है। मैंने पूछा कि आपको स्टूल सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, फिर आपको यदि कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो नहीं बोले वो स्टूल सॉफ्ट ही होता है। तो अभी ये कथा करने के लिए बीच बीच में बाहर शहर को जाना पड़ता है, तो मैंने पूछा कि आप जब बाहर रहते हो तो भी ऐसी तकलीफ होती है? तो उन्होंने बोला नहीं, वहां पे मुझे ये तकलीफ नहीं होती या बहुत कम होती है। तो फिर मैंने पूछा कि यहाँ आपको स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस बोलने पर उन्होंने फिर हंसे और हंसकर बोले कि वही अपना हमेशा का। तो मुझे मालूम था कि क्या स्ट्रेस है उनको, क्योंकि हमारा इस पे बातचीत होता है, तो मैंने बोला स्कूल का ही है ना ये? वो बोले हाँ स्कूल का ही है, और वो स्ट्रेस ऐसा है कि वो निर्णय क्षमता का स्ट्रेस है। तो अभी मैंने बोला कि निर्णय क्षमता का मतलब, तो वो बोल रहे कि मुझे लगता है कि अभी मैं जो रिजाइन का सोच रहा हूँ, रिजाइन लेने का जो सोच रहा हूँ, वो सोच मेरी सेल्फिश है, ऐसा मुझे लगता है, मतलब वो मैं मेरे तकलीफ के कारण ही ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा लगता है। और इसमें मैं अपने परिवार के लोगों का कुछ सोच विचार नहीं ले रहा हूँ या उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मुझे ये स्कूल का वातावरण सहन नहीं होता, मुझे ये तकलीफ सहन नहीं हो रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिजाइन करूँ। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो अभी ये स्कूल घर से बहुत नजदीक है, बच्चे अपने सीख रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी माता पिता अपने वृद्ध है, तो मैं यदि स्कूल छोड़ता हूँ, रिजाइन करता हूँ, और अभी तो ऑप्शन दूसरा चाहिए ना, तो समझो मैंने पूरा टाइम मतलब फुल टाइम कथाकार या संगीतकार बोल के काम करना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे शहर में काम नहीं मिलेगा, फिर मुझे बाहर शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ 8-8, 10-10 दिन रहना पड़ेगा। तो फिर इससे क्या होगा कि घर में समझो इन बूढ़े लोगों पे जिम्मेदारी पूरी आ जाएगी, अब समझो पत्नी को पूरा जिम्मेदारी से वो देखना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो अकेला मैं हूँ, जो कर्ता पुरुष बोलते हैं वैसा। तो इससे मेरे मन में द्वंद चल रहा है कि ये रिजाइन करूं या नहीं करूं, इसलिए मेरे जो कुछ डिसीजन लेना है उसमें मुझे ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं। मुझे उन्होंने बोला कि अड़थड़ा मीन्स ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ऑब्स्टेकल्स मतलब क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो बोले कि घर में वृद्ध माता पिता है, तो फिर उनको और वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तो मैंने पूछा वो बोलकर दिखाते हैं आपको ये लगता है? तो नहीं, बोले कि मुझे वो बोलकर तो नहीं दिखाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन पे स्ट्रेस आ जाएगा। वास्तविक पिताजी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कहते हैं कि यदि तुझे उस एनवायरमेंट की तकलीफ होती है, वहां पे यदि तुझे अच्छा नहीं लगता वो लोगों का बर्ताव, तो बिल्कुल रिजाइन कर ले।
क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुछ दिन घर पे रहा था, मैं स्कूल नहीं जाना इस हिसाब से, तो स्कूल मैनेजमेंट ने उस टाइम पूरा ऐसा बर्ताव किया था कि जो एक व्यक्ति को नौकरी छोड़ने के लिए सफिशिएंट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लास्ट ईयर ही रिजाइन नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया। अब उन्हें ये विश्वास हो गया है कि ये लोग जो है, मतलब जिनको नौकरी है, ये लोग तो नौकरी छोड़कर जाने वाले नहीं, तो फिर इनको कैसे भी बर्ताव करो, इनके साथ कैसे भी अपमानजनक शब्द का यूज करो, तो भी ये लोग नौकरी छोड़कर तो नहीं जाने वाले, है ना। क्योंकि अभी इनका जो है तो परमानेंट जॉब है, इनको 60% का ग्रांट आ गया है। अभी कुछ दिनों में इनका 100% तक ग्रांट जाएगा। तो उनको ऐसा लगता है, मैनेजमेंट वालों को भी, कि ये लोग अभी ये स्कूल छोड़कर तो जाने वाले नहीं, तो इनको कुछ भी कैसे भी अपने हिसाब से इनको बर्ताव करो, तो कुछ ये करने वाले नहीं, ऐसा उनको लगता है। ऐसे पेशेंट बोल रहे हैं। अभी पेशेंट बोले कि अभी उन्होंने क्या किया, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है, अभी ये बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे तीन क्लास को पढ़ाना पड़ता है, उनका क्लास टीचरशिप भी है, एग्जाम का भी मुझे विभाग देखना पड़ता है। फिर अभी ये मुझे संगीत की जानकारी है, इसलिए फिर ये संगीत विभाग भी मेरे तरफ सौंपना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये लोग जानबूझकर तकलीफ दे रहे हैं या सता रहे हैं? तो पेशेंट बोला, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल तकलीफ दे रहे हैं, ये सता रहे हैं। मुझे जॉब छोड़ना पड़ रहा है, इसका कारण ही इनका ये बर्ताव है, क्योंकि ये लोग मुझे हमेशा ये सताते रहते हैं। मतलब दिन में कम से कम मुझे 2-4 वक्त ऐसा लगता है कि ये लोग मेरा छल कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं। उन्होंने एक बात बताई कि मुझे एक ज्योतिष ने मेरी पत्रिका देखकर बोला था कि आप ये जॉब मत कीजिए, आप ये जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां का मैनेजमेंट और आपका जमेगा नहीं, ये मैनेजमेंट से आपको तकलीफ होगी। तो अच्छा है कि आप अपना कथा कीर्तन ही कैरी ऑन कीजिए, वो ही आपका करियर बनाइए। तो मैंने बोला कि ठीक है ना, फिर आप वो जॉब छोड़िए दो, क्योंकि आपको दिन में कई बार ऐसा लगता है कि आपको ये लोग तकलीफ दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला, हाँ मुझे कम से कम दिन में 3-4 बार ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मतलब मेरे आत्मसम्मान को ये लोग डायरेक्टली इंसल्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा एक केस है, तो प्लीज आप अपना एनालिसिस दीजिए। थैंक यू। ठीक है, सुना आप सभी ने? हेलो? यस सर, सुना हेलो? सुना। हाँ सर, सुना। तो उनके नेचर के बारे में भी मैंने सोचा था। ये मेरे दोस्त है, इसलिए उनका नेचर मुझे पता है बहुत दिनों से। तो ये नेचर से कैसे है ना, नेचर से एकदम शांत व्यक्ति, मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे खुद होकर, या खुद होकर बड़बड़ा जो रहता ना व्यक्ति, वैसा इनका व्यक्तिमत्व नहीं है। मतलब अपना सम्मान रखने वाले व्यक्ति है। ज्यादा गुस्सा किसी पे नहीं करेंगे या कम बोलेंगे, जब तक इनको खुद होकर बोला नहीं जाता तब तक ये ऐसा इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। और इनके दोस्त भी है ना, तो गिने चुने दोस्त रहते हैं। मतलब बहुत लोगों के साथ ये ऐसा जाएंगे नहीं। हाँ ठीक है, समझो प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक रहता है वो तो ठीक है उनके साथ, लेकिन जो डीप फ्रेंडशिप होती है वो बहुत कम लोगों के साथ इनकी है। दूसरी बात ऐसी है कि ये अच्छा गाते भी है, ये पंडित है संगीत में, लेकिन ये दिखाते नहीं कि मुझे कितना आता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये किसी महफिल में बैठे तो किसी को समझेगा नहीं कि इनको कुछ आता भी है बोल के, जब तक कि ये शुरुआत नहीं करेंगे। और ये खुद कोई इनको आग्रह नहीं करेगा या खुद की महफिल नहीं होंगी जब तक ये वहां पे अपना कला दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी किसी को रहता है ना, थोड़ा भी आया तो बहुत दिखा देते, लेकिन इनका नेचर ऐसा है कि ये अपना जो कुछ है हुनर वो ऐसा दिखाते नहीं जल्दी से। दूसरी बात ऐसी कि ये क्लासेस लेते थे पहले म्यूजिक के, लेकिन म्यूजिक के क्लासेस लेने में भी इनका एक टेक्निक ऐसा था कि ये क्या करते थे कि स्टूडेंट को फोन करना पड़ता था कि गुरुजी मैं आऊं या नहीं आऊं। तो गुरुजी का मूड हुआ तो गुरुजी बोलते थे कि ठीक है आ जाओ,
नहीं हुआ तो फिर नहीं। लेकिन इनके पास नॉलेज इतना है कि उसके लिए फिर स्टूडेंट्स वेटिंग भी करते हैं, ऐसा इनका नॉलेज है। लेकिन कैसा है ना, जो संगीत स्कूल खोलता है या म्यूजिक स्कूल खोलता है तो उनको तो मनी बनाना है ना, पैसा बनाना है। तो लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट के हिसाब से टाइम रखते हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे। स्टूडेंट अच्छा होगा तो ही लेंगे, स्टूडेंट जैसा बोलेगा वैसा सुनना है तो स्टूडेंट बन के रहो, नहीं तो फिर ये विद्यार्थी बोल के भी उनको नहीं रखेंगे। तो ऐसा इनका नेचर है। दूसरी बात यह है कि कथा कीर्तन वाले लोग, आप ये हम देखते हैं कि वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं कि इतना मुझे दो, उतना मुझे दो, तभी आऊंगा। लेकिन इनका इसके बारे में ज्यादा कुछ ये नहीं रहता कि ये पैसा अपने को यहाँ से इतना कमाना है, ये इनका ओरिएंटेशन नहीं रहता। अभी इनके घर में इनके माताजी पिताजी है जो बूढ़े हो गए हैं, और उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। और इनकी फैमिली का रुतबा ऐसा है शहर में कि ये बहुत पीढ़ियों से संगीत के क्षेत्र में बहुत रिनाउंड फैमिली है, और आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत रिनाउंड फैमिली है। तो वैसा उनका मतलब वो रिस्पेक्ट वो चाहते हैं खुद को भी, और लोग देते भी हैं। और जहाँ रिस्पेक्ट मिलता है वहीं ये टिक जाते हैं, नहीं तो फिर वहां से वो अपना निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये केस पूरा मैंने आपके सामने रखा। ये सब बैकग्राउंड में मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने भी इसको इनके नेचर के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में भी आपके सामने मैंने रखा। तो अभी को एनालिसिस तो बहुत अच्छा आ गया और रिमेडी भी क्रैक हो गई है। तो प्लीज आप कोई लोग थोड़ा सा आपका एनालिसिस दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। जी बोलिए प्लीज। ये प्लीज ऐड कीजिए। हेलो सर, गुड जी इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। सर। केस मैंने अभी सुना है, लेकिन सारे केस की जो वो क्रक्स निकलता है ना, ये बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है, और जी साथ में इसे क्या है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। हाँ जी और वो मतलब कि अपना रेस्पेक्ट भी चाहता है, देता भी है, और वो चाहता भी है इन टर्न। हाँ जी और यही वजह है सर, मेरे को तो इतने से ही इसका ये लगा कि ये नाट्यम्यूर का बंदा है। जी जी, बढ़िया। और यदि नाइट्रमोर ना हो तो क्या देंगे आप? हाँ जी, यदि नाइट्रमोर ना हो तो दूसरा क्या सोच सकते हैं आप? दूसरा सर, नाइट्रमोर छोड़ के और क्या आ रहा है दिमाग में? केस को तो बहुत अच्छे से समझा आपने, बिल्कुल कोर पकड़ा केस का। सर मैं सोच के बताती हूँ। ये तो मैंने ऑन द स्पॉट सुना और मैंने बता दिया आंसर जी आपको। मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ओके, है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी और बोलिए। जी हेलो, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर ये जो पर्सन है ना, हाँ इनको ये जो कॉलेज से जो उनके साथ जो भी बर्ताव कर रहे हैं ना, ये उनको पच नहीं रहा है ना, वैसे उनके सिम्टम्स भी आए हैं। और उनको क्या है ना कि अभी इनको ट्वीट करना है, लेकिन वो एक मतलब जो कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कंफ्यूजन बोल सकते हैं, या ये वो ये नहीं कर पा रहे कि मुझे क्विट करना चाहिए नहीं, अगर मैं करूँ तो मेरे फैमिली का क्या होगा, क्योंकि वो फैमिली पर्सन है, इसीलिए फैमिली का सोच रहे। वो मतलब उनके पत्नी हो या उनके बूढ़े माँ बाप हो, उनका वो ज्यादा सोच रहे, इसीलिए वो क्विट नहीं कर पा रहे। और ये खुद को ना, मुझे ऐसा लगा है कि एक डिग्निफाइड पर्सन या ऑनरेबल पर्सन ना, ऐसे है वो, हाँ इसीलिए उनको एक रिस्पेक्ट चाहिए, वो उनको मिल नहीं रहा, वो एक इंसल्टिंग फील कर रहे हैं वहां पे। तो जी ये मुझे लगा सर, आपने जो उनका स्वभाव बोला ना, एक रिजर्व पर्सनालिटी वो लेके ना, मुझे भी एक नाट्यम मूड का फील आ रहा था। अगर नाइट्रम मूड नहीं होगी तो एक फिर स्टैफी भी हो सकते हैं। रेमेडी तो अच्छे से पता नहीं है सर, पर लेकिन मुझे यही लगा केस सुन के। थैंक यू जी सर। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने, और कोर बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। लेकिन ना इसके पीपीपी पे भी जाओ आप, लेकिन ये क्या हो रहा है उनके साथ और उनका रिएक्शन क्या रहा है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो तो इनजस्टिस मतलब कि फील कर रहा है ना, कि मतलब हाँ कि क्या? हम लोगों के ये जो पॉलिटिकल गांव मतलब कि
जो आए हैं, मतलब कि स्कूल की जो बनी है अभी नई हाँ संस्था के उसमें, तो वो पॉलिटिकल फील्ड में वो उनको ये अच्छा नहीं लगता है। उनको ये है जी कि ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि हमसे वो काम करवा, मतलब कि सर इनजस्टिस का फील हुआ सर यहाँ पे इनके साथ में। हाँ बिल्कुल है मैम। एक्सक्लूसिव तो है ही है वो, ये डिग्निफाइड भी है, और वो क्या कहते हैं हाँ इंट्रोवर्ट भी है, और मतलब हाँ कि जी केयर भी करने वाला बंदा है, फैमिली की भी उसको मतलब कि थोड़ी चिंता है। और जी 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 अगर उसके देखा जाए तो रिलेशनशिप अगर मतलब बनाता है तो वो बहुत ही कम लोगों से बनाता है, टू दी पॉइंट बनाता है, जिसके साथ में वो अपनी कुछ शेयरिंग कर सकता है, ऐसे ही लोगों के साथ में जुड़ता है। तो जी मोस्टली जी सर नेट्रोम्यूरी मेरे को लग रही है, और दूसरी सोच नहीं जी आ रही। थैंक जी यू मैम। सर। थैंक यू मैम। जी और कोई? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ बोलिए। सर इनके साथ तो कॉलेज में वहां पे स्कूल में जो है कि एक तरह से इनको सताया जा रहा है, इनको हाँ तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जी जी और ये अपने जगह पे सही है जो है, फिर भी हाँ इनके साथ अन्याय हो रहा है। जी लेकिन ये सब परिवार फैमिली को देखते हुए ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है जो है, क्योंकि अब इनको लगता है कि अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमें बाहर शहर में जाना होगा, 8-8 10 10 दिन लग जाएगा। तो इनको हाँ परिवार की भी चिंता यहाँ पे ज्यादा सता रही है, जी और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं जो है। तो सर यहाँ पे मुझे अगर नेट्रम व्यू नहीं है तो यहाँ पे मुझे स्टेपिस ग्रिया की फीलिंग आ रही है। और जी सर एक और यहाँ पे देखेंगे जो है, तो ये खुद ही निर्णय नहीं कर पा रहे, एंटागोनिज्म विथ हर सेल्फ, और ये डेलूजन रॉन्ग सफर हो रहे हैं स्कूल वालों की, मैनेजमेंट की तरफ से जो है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो निर्णय कर सके, डी हाँ रिजुलेशन में भी है, और हाँ एंजाइटी फैमिली अबाउट में है, और कंफ्यूजन माइंड में भी है। तो यहाँ पे सर कुछ रेमेडी और आ रहे हैं, जैसे सल्फर, सेलिक्स फ्रेसिला और लाइसिनम स्पॉन्जिया भी आ रहे हैं सर। जी 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 बाकी सर आप बताएंगे। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर। जी बोलिए। और रेमेडी फ्लोर पे नहीं आई अभी तक। फील तो बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप लोग, लेकिन रेमेडी अभी तक फ्लोर पे नहीं आई। टोटालिटी ना थोड़ी सी ऐसे ब्रेक ब्रेक होकर आ रही है सामने, मतलब कोई एक एंगल पकड़ रहा है, कोई दूसरा एंगल पकड़ रहा है, लेकिन सही पकड़ रहे हो। सिर्फ उसको सभी को यदि अपन क्लब करेंगे तो रेमेडी बिल्कुल सही आ जाएगी, उसका फील भी आ जाएगा बिल्कुल। गुड इव्हनिंग सर, नमस्कार. नमस्ते सर। हा सर, मला असं वाटलं की हा पेशंट स्वतःला फार डिग्निफाईड पर्सन स्वतःला मानतो तो, हाँ आणि हाँ त्याच्या काही व्हॅल्यू सिस्टीम्स आहेत, आणि पॉलिटिशियनच्या समोर त्याला झुकणं पसंत नाहीये. हाँ तर त्याने तिकडून रेजिग्नेशनचा विचार केला, पण ऍट द हाँ सेम टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट फॅमिली ऑल्सो, की फॅमिलीचं काय होणार. यस आणि जो एक त्यांचा सुनेचा विषय होता की पॉलिटिशियनची सून येऊन त्यांना काहीही बोलते, यस तो आई फील ये एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन लगा यहाँ पे. जी सर जी डिलीजन इंसल्टेड है उनका, जी छल हो रहा है, डिलीजन परसिक्यूटेड है. जी तो मेरे इसमें सर इग्नेशिया, नेट्रमूर और काली बाइक्रोमिकम भी आ रहा है, जी। और इंडाइजेशन एग्रेशन है तो काली बाइक्रोमिकम आ रही है इसमें मेरे से. अच्छा अच्छा। और आर्ट एबिलिटी ऐड करे तो नेट्रम कार्बोनिकम आ रहा है. जी जी जी, नेट्रम कार्बोनिकम। अच्छा अच्छा है। थैंक यू सर। जी और कोई बोलना चाहता है? जी ऐड कीजिए, बताइए। तो सर नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर जी सबने सब बात बता दी, अभी अलग एंगल से मतलब अलग एंगल बताता हूँ कि हाँ आपने जैसे केस टेकिंग में बोला कि वो स्कूल का माहौल आपको
पसंद नहीं है, आप वो तकलीफ देता है, और बाहर जाने पर उनको अच्छा लगता है, तो मुझे लगता फिर वो डेल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड, सराउंडिंग्स बाय, तो जी ये नाजा का फील आ रहा है मुझे। जी जी। लेकिन इंजुरी है क्या सर यहाँ पे? इसको इंजुरी बोले क्या उन्होंने? इंजुरी का थोड़ा सा फील अलग रहता है। यहाँ पे इंजुरी ले सकते हैं क्या, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। हम्म। ये इंजुरी है या और कोई है? मतलब मदर रूब्रिक हम सही से पकड़ेंगे ना तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। हम्म। नाजा बहुत बहुत करीब है, नाजा बहुत करीब है उसके, बट हम्म। दिस इज नॉट नाजा। नहीं, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी बोलिए सर आप। ये पल्स, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, पल्स है ये? हाँ सर। पल्स, पल्सेटिला है? जी नहीं, पल्सेटिला नहीं सर। ओके, मुझे आपने जब ना बोला तो मैं बोला पल्स एक मेरे में आगे आता था तो मैं बोला। आपके चार्ट में रेमेडी आ गई है सर, आपके चार्ट में तो रेमेडी थी, आपने लेकिन रेमेडी का नाम नहीं बोला, लेकिन चार्ट में है आपके रेमेडी। आपने रूब्रिक बहुत सही पकड़े हैं, कुछ एक दो रूब्रिक थोड़े से अलग हो गए तो इसलिए थोड़ा सा रूब्रिक के हिसाब से रेमेडी पीछे पड़ गई, लेकिन रेमेडी आपके इसमें आ गई, चार्ट में आ गई है रेमेडी। जी बोलिए आप। जी बताइए। प्लेटिना, प्लेटिना दिखती है सर, प्लेटिना दिखती है। जी सर, प्लेटिना। प्लेटिना या फाल्कन की, दोनों में से एक। जी सर, देखेंगे सर। सर इनकी कुछ कुंडली बताऊं क्या आपको? हाँ, उसका उसका लगन कौन सा है, उसका एसेंडेंट क्या है? इनका लग्न है वृषभ लग्न है इनका, और इनका राशि है वृश्चिक राशि है सर। वृश्चिक है ना? हाँ, और लग्न में राहु है, लग्न में राहु है। लग्न में राहु, हाँ। तो सरपंच रहने की ज्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी आपने नाजा का तो ना बोला ना। हाँ, नाजा नहीं है सर। तो लैकेसिस। जी जी, लैकेसिस या भी नहीं फिर है। ठीक है सर, देखेंगे हम। हाँ देख रहे, ये मुझे प्लेटिना लगते हैं। जी सर, जी जी जी। प्लेटिना का एडाप्टेशन थोड़ा सा अलग होगा सर यहाँ पे। हाँ हाँ, ये प्लेटिना जैसा ही होता है, मतलब स्टेपिसाग्रिया, नेट्रमोर, प्लेटिना, ये सब ऐसा हमें लगता है कि ये सब पास पास वाले रेमेडीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एडाप्टेशन इनका अलग है। प्लेटिना इतना कवरेज नहीं होता। इस प्लेटिना क्या करता है कि प्लेटिना ऐसा उनका डोमिनेशन सहन नहीं करता, या उनकी हिम्मत नहीं होती उनके प्लेटिना को ऐसा डोमिनेट करने की। ये तो सीधी सीधी बात है वहां पे, लेकिन बहुत अच्छा एनालिसिस है सर आपका, थैंक यू जी। और कोई बोलना चाहेगा? यहाँ हेलो, पे हेल्पलेस फीलिंग ज्यादा है। थोड़ा सा आवाज कम आ रही है मैम आपकी। हेलो। हेलो। हाँ मैम। ये उसकी हेल्पलेसनेस फीलिंग ज्यादा है, वो हेल्पलेस हो गया है। हाँ। उन मैनेजमेंट का जो डोमिनेशन वो से भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा। और उनसे फाइट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ सकता। हाँ, फाइट हाँ। किया या कुछ उल्टा बोला या कुछ एक्शन ली तो जॉब जा सकता है। जी। ऐसे वो थोड़ा सा ट्रैप वाला फीलिंग मुझे लगा यहाँ पे, कि अटक गया है वो। हाँ हाँ। एनालिसिस ऐसे, इसलिए वो कंफ्यूजन, जी ये नहीं सोच पा रहा है। जी जी। रेमेडी तक पहुंचा आप या नहीं पहुंचा? रेमेडी थोड़ी सी कारसी और एनम। जी जी। एनम कारसी तो होता नहीं ना तो कारसी फ्लैटरिंग करता वहां पे, उनका फ्लैटर ग्रुप में चला जाता कारसी का। कारसी उनसे नहीं भिड़ता वहां पे, वो फ्लैटर करता वहां पे, या उनको क्या बोलते, प्लीज डिजायर टू बी प्लीज में जाता कारसी। कारसी उनका अच्छा ओपिनियन लेने की कोशिश करता, उनकी तरफ से ज्यादा बोलने की कोशिश करता कारसी होता, है ना।
तो उन्होंने तो ऐसा नहीं करते, मतलब वो जैसा कर रहे हैं ना, उन्हें बोले कि चलो आज सब टीचर ने ब्लैक शूज पहने ही पहनने, तो ये नहीं पहनते, फिर उस दिन नहीं पहनेंगे, शायद बाद में पहनेंगे लेकिन उस दिन नहीं पहनेंगे। उन्होंने बोला कि चलो इन शर्ट करके आने का है, तो ये खुद क्या करेंगे कि इन शर्ट नहीं करेंगे, वैसे ही जाएंगे। तो ये क्या है इसमें, इसको भी थोड़ा सा ईगो है का सर? ये डिफाइंड है इगोइस्टिक सर, पर्सन, ये डिफाइंड ये डिफाइंड है सर, हाँ डिफाइंड भी बोल सकते हैं, फाइंड डिफाइंड भी बोल क्योंकि सकते हैं। उसका उल्टा कर रहे हैं ना। तो ये हाँ सर ये सर इतना डिग्निफाइड है जो है, तो सर नेट्रम से ही कोई ना कोई रेमेडी आनी चाहिए, चाहे नेट्रम सल्फ हो, नेट्रम आर्स हो जो है। जी तो जी इतनी डिग्निफाइड और इतनी डिफाइंड तो ऐसे ही कुछ लग रही है सर जो है, जी जी। जिनका इंसल्ट हो रहा है, ऑनर उंडेड भी हो रहा है, और वहां पे यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो वो टारमेंट हो रहे हैं, मतलब हाँ बार बार उनको यातनाएं दी जा रही, सताया जा रहा है, ऐसा ऐसा मतलब फील आ रहा है। जी जी जी। बाकी सर रेमेडी अब आप ही बताएंगे फाइनल। ठीक है थैंक यू सर। जसकरण सर ने बोलेंगे क्या आज? सर केस नहीं सुना था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। केस शॉर्ट में बता देता हूँ सर। केस क्या है ना, एक टीचर है संस्कृत के, और अभी स्कूल का मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अभी पहले जो था ना वो टीचिंग ओरिएंटेड ऐसा था मैनेजमेंट, मतलब जिनको शिक्षा का ज्यादा इंटरेस्ट था ऐसा मैनेजमेंट था। अभी जो आ गया तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ गया। तो अभी क्या हो रहा है ना, इनका काम करने में थोड़ा सा वो लोग हमेशा इनको रोक टोक कर रहे हैं, उनके हिसाब से काम करना पड़ रहा है इनको, लेकिन इनको ये नहीं जम रहा। अभी वो तकलीफ रोज के रोज उनको हो रही है। अभी स्कूल में जाना बोले तो उनको फिर पचन नहीं हो रहा, या पेट साफ नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा वहां के वो लोगों के बर्ताव की वजह से, कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, और इनको लगता है कि मुझे ये सताए जा रहे हैं, ऐसा उनका फीलिंग है। अभी ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल जॉब ये छोड़ना या नहीं छोड़ना, ऐसे अभी द्विधा में ये फंसे हैं। तो ऐसा थोड़ा सा केस का जिस्ट है सर। सर जैसे सताया, मैंने इतना सुना था बस बीच में, क्योंकि एक्चुअली पेशेंट था, फिर कॉल भी आ गया था कि ये इनको फ्लैटरिंग भी नहीं पसंद है ना। हाँ, फ्लैटरिंग नहीं पसंद इनको, मतलब ये तो चापलूसी वाली रेमेडी नहीं है। ऑल तो ये रेमेडी में भी शायद फ्लैटरिंग में हो, पर ये पेशेंट फ्लैटरिंग में नहीं होगा मे बी। तो सर ये एक तो सताया जा रहा है जैसे आपने बताया, तो उस एंगल से ये एक परसिक्यूशन का फील तो लगता है। हाँ। पर इससे फायदा नहीं है इससे ट्रिक से। दूसरा इनका रिएक्शन क्या है कि वो माइल्डली इसको बियर कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, और माइंडली बियर नहीं कर रहे, मतलब बीच बीच में ये क्या करते हैं ना, स्कूल में नहीं जाते, फिर एब्सेंट रहते, या फिर जो स्कूल वाले बोलेंगे फिर वैसा नहीं बर्ताव करते, उसको थोड़ा सा ये विरोध भी करते, ऐसे भी करते, मतलब बिल्कुल माइंडली भी सहन नहीं करते, लेकिन ऐसा जोर शोर से ऐसा बिल्कुल बड़े आवाज में विरोध भी नहीं करते, ऐसा कुछ तो भी थोड़ा सा विरोध करने की जो क्षमता है वो इतनी नहीं है, कम है वो। हाँ, इतनी नहीं है, कम है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है सर। एक चाइना पण फर्क करून देतो इसमें सर। चाइना कहीं ना कहीं एंगर सप्रेस तो है। हेलो, अभी कौन बोला? चाइना पण फार क्लोज येते सर। हाँ हाँ, चाइना क्यों? चाइना भी बहुत डिलीजन परसिक्यूटेड है, हाँ हाँ, इरेजोल्यूशन है, अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो सर चाइना भी लास्ट का सेंटेंस नहीं सुन। आर्टेबिलिटी में भी चाइना है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक है, डिस्क्लोज करते थे। हाँ सर बोलिए। अगर ये रूब्रिक ले सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम राइटिंग लेफ्ट हैंड, ये ऐसा कहाँ हो रहा है ना? वो जो तो बोल रहे हैं ना, मतलब कि वो उस तरीके से वो कर नहीं पा रहा ना। हाँ, कर नहीं पा रहा, लेकिन ये रूब्रिक में थोड़ा सा अलग से उसको देखना पड़ता है। मतलब राइट हैंड राइटिंग में कैसा रहता है कि लेफ्टी है और उसको राइट को करना पड़ता है, मतलब इनका जो नेचर है उसके बिल्कुल विपरीत करना पड़ता है, मतलब इनकी पूरी आइडेंटिटी उसमें लॉस हो जाती है, जो स्टैपिसाग्राम में होता है ना। तो वैसा नहीं है इसमें,
ठीक है, और कोई बोलना सर चाहेगा डिस्क्लोज सर करके? यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो रहा है हाँ कि ये मतलब टारमेंटेड तो पक्का हो रहा है, हाँ क्योंकि इसके मतलब पूरी मैनेजमेंट इसको टारमेंट कर रही है कहीं ना कहीं जो है, और इसी जी से ये परेशान है। ये समझ में सबसे ज्यादा यहाँ पे हाँ फीलिंग आ रही है सर जो है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या ये अभी रुब्रिक आ सकता है यहाँ पे सर? हाँ सर, तो क्या ये टारमेंटेड यहाँ इस केस में आएगा या नहीं आएगा? सर आप बोलिए ना, यू आर फ्री। सर हमें तो टारमेंटेड लग रहा है सर ये, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट इसके पीछे पड़ा है। हाँ 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 तो बिल्कुल। यहाँ तो तक सर रेमेडी, समझ में आ रहा है, बाकी तो आप ही बताएंगे अभी। ठीक है सर, अभी तो रेमेडी बोलिए ना फिर आप। सर हमने तो टारमेंटेड की सारी रेमडी बोल दी सर, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, अब कहाँ से बोले? जी जी चाइना से लेके लाइसीनम से लेके, अब वो एक लास्ट है रेयर है, बस वही बची है। नहीं नहीं नहीं, तो मुझे पता है ये भी। देखेंगे देखेंगे अभी जी। अभी और कोई ऐड करना चाहता है? ठीक है सर। सर सर लार्को टेक्सास लार्को was सर taken sir for टेक्सास टेक्सास जी। क्योंकि सर एक्सप्लॉइट लाइक करना चाह रहे हैं ना उसको सब, ये कॉलेज वाले हाँ जो हाँ आता है हाँ हुनर वो भी यूज करना चाह रहे हैं और रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं जी और हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एंगर एट द सेल्फिशनेस ऑफ अदर, जी एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन हो रहा है उनको, और जी परिवार की वजह से, मनी की वजह से इज नॉट एबल टू लिव, तो एंजाइटी मनी मैटर्स, डिल्यूजन जी रॉन्ग सफर्ड, जी सो टेक्सास का थोड़ा फील आ रहा है। जी। ठीक है, अभी डिस्क्लोज कर देते हैं या गुड किसी इवनिंग को सर। आप? सर 5 मिनट अभी और रुक जाएंगे ना तो आधी मेटेरिया मेडिका हम लोग पढ़ लेंगे यार। तो वही मेरे डीडी पहुंच जाएंगे फिर सर, सर ठीक है ना? अभी हेलो जो आपने सर लास्ट लक्ष्य में लिखा बोला है क्या? है उसके हिसाब से चाइना ही लक्ष्मण फील आ रहा है सर, टॉर्मेंटेड के साथ में हिंडर्ड फील हो रहा है कि वो जैसा जी काम करना चाहता है उसको जी उसके अथॉरिटी वाले वैसा काम करने नहीं दे रहे हैं, जी मैम जी बिल्कुल। और इम्बिटर्डनेस तो आया ही है उसकी वजह से, और इरेसोल्यूशन, एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट, ये सभी चीज है। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लग रहा है वो टॉर्मेंटेड फीलिंग और हिंडर्ड फीलिंग लग रहा है सर। जी कौन बोल रहा है? और मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा। सर हेलो डॉक्टर मंजरी पटेल। जी मैम जी बिल्कुल सही मैम, ये चाइना ही है, बिल्कुल सही आपने पूरा इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सही रूपरेखा पकड़े आपने, जैसे तुषार सर ने बिल्कुल सही पकड़ा, सर संजय सर मैंने ने भी सर मैंने भी जी मैंने सर भी जी चाइना तक पहुंच गया था। जी सर जी, आपने टॉर्मेंटेड फीलिंग बिल्कुल पकड़ा और वहां से आप चाइना तक पहुंचे, बिल्कुल सही। सबका कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चाइना ही है और चाइना को बहुत अच्छे से आपने समझाए। तो इसको मैंने चाइना 30 का एक डोज दिया था और चाइना 30 के एक डोज के बाद फिर इनको एक 3-4 दिन के बाद इन्होंने फॉलो किया कि मुझे अभी फ्रेश लग रहा है, अभी पेट भी साफ हो रहा है, पचन भी अच्छे से हो रहा है और तकलीफ भी कम है, और उन्होंने बोला कि मुझे अभी उत्साह भी लग रहा है काम, ठीक है ना। मैंने फॉलोअप डाला है वहां पे, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अभी उन्होंने अपना रिजाइन तैयार करके रखा है वहां पे, उनको दे दिया रिजाइन स्कूल वालों को, लेकिन स्कूल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया रिजाइन। तो अभी ये ठीक से वहां पे काम कर भी रहे हैं और उनकी तकलीफ भी वहां पे उतनी नहीं है, ठीक है। मतलब होम्योपैथी कौन से लेवल पे जाके काम करके देखो, जो ये निर्णय नहीं ले सक रहे थे उन्होंने निर्णय ले लिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन वो रिजाइन करने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने वो रिजाइन डिनाई कर दिया, वो रिजाइन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अभी चल रहा है, मतलब अच्छा है, आपको जैसा काम करना है वैसा करो। तो इनको थोड़ा सा एक्सक्यूज ज्यादा है, अभी जब चाहते तब कथा कीर्तन को भी जाते हैं, अपने प्रोग्राम भी करते हैं, और जैसा आप खुद को पढ़ाना चाहते हैं वैसा वो अभी पढ़ा सक रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ये चाइना ही है। संजीवनी मैम ने बिल्कुल अच्छे रूब्रिक, सही रूब्रिक पकड़े थे और सही रूब्रिक पकड़ कर संजीवनी मैम ने चाइना तक पहुंचे थे। बाकी बहुत सारे लोगों के डीडी में चाइना था और अश्विनी सोनानी मैम ने सही से पकड़ा था पहले चाइना, तो कांग्रेचुलेशन मैम, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा चाइना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो? नहीं सर, अभी नहीं आया। स्क्रीन नहीं आया सर? शेयर नहीं
हुआ है सर अभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक टॉर्मेंटिंग फील था, उन्होंने मराठी में जिन्होंने देखा है ना तो उनको समझ में आ गया होगा। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन किया था कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आपको का छल हो रहा है, ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पे सताए जा रहे हो? तो उन्होंने बोला था हाँ मुझे यही लगता है, मुझे लगता है कि माझा इथं छळ होतोय, मुझे यहाँ सताया जा रहा है, बार बार मुझे सताया जा रहा है, और दिन में कम से कम मुझे 3-4 बार ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सताया जा रहा है। ठीक है। और उन्होंने एक बोला था कि ये निर्णय लेने में मुझे ये द्वंद्व हो रहा है, अड़थड़ा आ रहा है, मतलब ये हिंडर फीलिंग भी था वहां का। और दूसरा हिंडर फीलिंग उनका कहा था कि वो स्कूल में जैसा चाहते हैं वैसा उनको काम करने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा एक केस के संदर्भ में चाइना को देखते हैं। वैसे तो बहुत बढ़िया रेमेडी है, कम से कम इसमें 1500 माइंड के रूब्रिक है, लेकिन हमारे केस के हिसाब से हम इसको समझते हैं। अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। सबको दिख रहा है? यस सर। जी थैंक यू। यस सर। तो पहले तो डीप ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर सैमुअल हैनीमन, जिनके वजह से हमें होम्योपैथी शास्त्र मिला और जिनकी वजह से हम गर्व से होम्योपैथ बोल के इस समाज की सेवा कर रहे हैं। डीप ग्रेटिट्यूड टू दोज गुरुज जिन्होंने हमें ये शास्त्र आसान तरीके से समझने के लिए दे दिया, जिन्होंने डिकोडिंग कर लिया पूरा मटर मेडिका को, पूरे रेपर्टरी को। वैसे हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर राव सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर गुप्ता सर, हमारे गुरुजी डॉक्टर महेश चंद्रा सर, और डीप ग्रेटिट्यूड टू आवर रिस्पेक्टेड मेंटर्स डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, जिन्होंने ग्रुप बनाया इतना अच्छा फैमिली के जैसा, और ये चला रहे और हमें सीखने को मिल रहा है, वो पढ़ा भी रहे अलग अलग मेंटर्स यहाँ पे आके। तो सबका गठबंधन सर ने यहाँ पे बनाया, इसलिए प्रवीण सर का भी ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर महाडिक सर, डॉक्टर शशिकांत सर, डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर आनंद सर। ग्रेटिट्यूड टू ऑल रिस्पेक्टेड मेंटर्स ऑफ द ग्रुप एंड ऑल IHF फैमिली मेंबर्स, जिनसे हम रोजाना बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसका एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन मेरे हिसाब से ऐसा था कि पहले तो ना मुझे इनका टॉर्मेंटेड फील बहुत लगा, जो जिस तरह से बोल रहे थे, क्योंकि ना इनको मैं 2 रेमेडीज दे चुका था, नैट्रमोर भी दिया था मैंने और इनको स्टैपिसाग्रिया भी दिया था, लेकिन स्टैपिसाग्रिया और नैट्रमोर ने इतना काम नहीं किया। तो फिर मैंने रीएनालाइज किया केस को, जब मेरे पास वो तीसरी बार आ गए तो मैं इस रेमेडी तक पहुंचा। ठीक है ना, क्योंकि इनको क्या लगता है, दिस पर्सन इज वेरी मच ट्रबल्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। जब से स्कूल का मैनेजमेंट बदला है, इनका क्या हो गया ना, इनका पूरा लाइफ चेंज हो गया। मतलब अभी वहां पे कम से कम एक 60 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सबको तो ये फील नहीं हो रहा। बाकी लोग तो अच्छे से काम कर रहे हैं, बस 1-2-4 जो डिग्निफाइड खुद को समझते हैं लोग, उनको ये बिहेवियर है, उनको ये तकलीफ लग रही है वहां पे। ठीक है ना। अभी मेरा बेटा भी वहां पे, मेरे बेटे की क्लास टीचर है ये सर जो है, तो मैंने उससे भी बातचीत की कि सर को बहुत सताते हैं क्या स्कूल में? तो उसका कहना है कि नहीं, बाकी लोगों से तो कम ही सताते हैं सर को, मतलब इनकी डिग्निटी वहां पे इतनी हार्ट नहीं होती जितनी की और लोगों की होती है। ठीक है ना। तो ये पर्सन क्या है, इनको खुद को लगता है कि मुझे इन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल तकलीफदायक है, त्रासदायक है, ये मुझे बार बार सताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा छळ होता है वहां पे, मराठी त्याला छळ म्हणतात, छळ म्हणजे सताया जाना, टॉर्मेंटेड होना। तो ये टॉर्मेंटेड फील इसमें बिल्कुल था। मतलब ये पेशेंट ने बोला था, मैंने जब उनको एक क्वेश्चन किया कि आपको ऐसा लगता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि बार बार जब भी आएंगे ना वो, तो इसी बात को छेड़ेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल हेल्थ। तो ये फीलिंग तो इस केस में बिल्कुल भरा हुआ था। मेरा छल होता है ऐसा फील आता है, और दिन में कई बार आता है। इससे लगता है कि इनके काम में बाधा आ रही है, इनको लगता है कि इनके काम में जैसा ये पढ़ाना चाहते हैं, जैसा काम करना चाहते हैं, उसमें इनकी
इनको बाधा आ रही है, मतलब ये ऑब्स्टेकल फील कर रहे, हिंडर्ड फील कर रहे, ये जैसा काम करना चाहते हैं वैसा काम नहीं करने दे रहे हैं। ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, वो बोलते हैं कि मुझे एक स्कूल छोड़ना चाहता है। एक्चुअली ये परमानेंट जॉब है उनकी, ठीक है ना। वैसे तो अभी जॉब्स मिलते नहीं, वो भी परमानेंट मिलते नहीं, और परमानेंट जॉब कोई छोड़ता नहीं। लेकिन ये तो उसके, और दूसरी बात क्या है ना, ये उनके घर के बहुत नजदीक है, उसी शहर में है, और ये संस्था का एक स्कूल होने की वजह से इनका ट्रांसफर भी कहीं नहीं होता। मतलब ये सब इनके लिए कंफर्टेबल है। ये इनके लिए एक तरफ से देखा जाए तो ये बेड है इनके लिए, लेकिन फिर भी ये बेड ये छोड़ना चाहते हैं। यानी ये जॉब उनके लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है, फिर भी ये जॉब छोड़कर एक दूसरा करियर चूज करना चाहते हैं। अभी दूसरा करियर क्या करेंगे ये, तो ये म्यूजिक का करियर चुनेंगे, या समझो कथा कीर्तन का। लेकिन वैसा उसमें कैसा है, वो एक तरह से गैम्बलिंग ही है, क्योंकि वो चला तो चला, नहीं तो फिर नहीं चला। उसको क्या हर एक कथाकार की कथा चलती है ऐसा तो नहीं रहता, या उसमें बहुत पैसा हर एक को मिलता है ऐसा तो नहीं होता। तो एक तरह से क्या कर रहे, गैम्बलिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा सा ये भी विचार आ रहा है, ये भी एंजाइटी हो रही है कि अभी फिर मैं बाहर रहूंगा तो फिर फैमिली का कैसा होगा। दूसरी बात कि वहां से उतना पैसा नहीं मिलेगा, जैसा इसका फिक्स इनकम है वैसा तो वहां से नहीं मिलेगा, ये भी थोड़ा सा चिंता उनको सता रही थी। लेकिन परिवार की चिंता के कारण इसमें उनको डायलेमा हो रहा था, है ना। उन्हें बोला कि ये द्वंद्व है, मैं निर्णय नहीं ले सक रहा हूं, मतलब ये डिसीजन कर नहीं पा रहे। स्कूल मैनेजमेंट के बारे में इनके मन में एक कटुता मुझे नजर आ रही है हमेशा, मतलब बिटरनेस है। स्कूल का टाइम होते ही इनके मन में ऐसी तकलीफ शुरू हो जाती है, उनको उदास लगने चालू हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, पेट में कुछ तो ऐसा अनकंफर्टेबल उनको फील होता है। उन लोगों का बर्ताव इन्हें नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ये तो सही बात आप सभी ने पकड़ी है। इसे वहां इंसल्टिंग लगता है, मॉर्टिफिकेशन लगता है वहां पे। ये इनका स्वभाव कैसा है, ये स्वाभिमानी, ये तो सब आपको समझ में आ गया कि इनका स्वभाव जो है तो स्वाभिमानी है। इन्हें चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है, जमती भी नहीं उनको। इनकी तकलीफ स्कूल मैनेजमेंट ने हर बात पे रोक टोक लगाने की शुरू हुई। इनकी तकलीफ जो है ना, तो ये जब से स्कूल मैनेजमेंट ने हर बात पर उनकी रोक टोक शुरू कर दी, ऐसा करो वैसा करो, या बाकी टीचर के सामने कुछ बोलते हैं तो इनको ये तकलीफ हो रही है, ये खुद को मॉडिफाई फील करे, इंडिग्नेशन इनका हो रहा है। लेकिन ये माइल्ड बंदा है, भीड़ नहीं चाहता। इस पे स्कूल में ज्यादा वर्कलोड भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये चापलूसी नहीं करते, और जो चापलूसी करते हैं उनके लिए तो कोई काम भी नहीं। तो एक तरह से इनको फिर एक इनजस्टिस का भी फील इनको आ रहा है कि मुझ पे अन्याय कर रहे हैं। इससे इनको इंडिग्नेशन फील हो रहा है, मतलब ये राइटियस एंगर भी उनके मन में भरा पड़ा है। इनका नेचर है कि सम्मान से जियो, मतलब अपमान से जीने से बेहतर है कि वो काम छोड़ दो। अभी इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इनकी जो नेचर है, तो माइंड, हेलो सर, मनी माइंडेड नहीं है। हेलो सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे लग रहा है या सभी को लग रहा है? प्लीज बताइए। हो रहा है सर, चेंज नहीं है जी। अभी ओके, हो रहा है चेंज? नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है सर। जी जी, तो ठीक है, हम अभी हो गया सर, हो गया। हाँ हो गया सर। जी जी, अभी हो गया सर। वो शायद आप क्लिक करना भूल गए स्लाइड के ऊपर। नहीं चालू था, लेकिन वो स्लाइड शो करने के बाद वो शायद नहीं दिखता वहां पे। ओके सर जी, अभी तो दिख रहा है सर? यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। तो ये मनी माइंडेड पर्सन नहीं है, मतलब जो क्लास लेते थे म्यूजिक का, तो वो क्या करते हैं ना कि हमें वहां से पैसा कमाना है, तो फिर कैसे भी स्टूडेंट आओ, लेकिन आओ, मुझे फीस दो, आपको आए या नहीं आए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, स्टूडेंट अच्छा ही होना चाहिए। उन्होंने ये जो बोलते हैं वो स्टडी करना ही चाहिए, करा तो ठीक, नहीं तो फिर ये बोलते कि तुम मत आ मेरे पास, ठीक है। और ये कथा कीर्तन से भी इतना पैसा नहीं आटते जितना बाकी लोग आटते हैं कि इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, ऐसा भी इनका स्वभाव नहीं। ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के कंफर्ट का विचार करके, फ्यूचर के बारे में सोचकर ये डिसीजन नहीं ले सक रहे। इसका डायलेमा भी इनको हो रहा है, ठीक है। तो फिर सबसे मुझे जो स्ट्राइकिंग लगा ना इस केस में, तो ये टॉर्मेंटेड फीलिंग लगा। इसलिए मैंने उनको ये क्वेश्चन भी किया था, सिटी को भी पूछा था कि आपको ऐसा लगता है की आपको ज्यादा वहां पे सताया जा रहा है, कि आपका तुमचा तिथं छळ होतोय का?
ऐसा मैंने मराठी में पूछा था। बाद में और एक बार वो ऑडियो आप सुनिए, तो उन्होंने बोला था हाँ मुझे ऐसा लगता है। वही तो प्रॉब्लम है ना कि मुझे वहां पे सताया जा रहा है और दिन में 3-4 बार मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि वहां पे मुझे सताया जा रहा है। तो इसलिए स्कूल का टाइम होते ही इनके पेट में डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इमोशंस कहाँ से आएंगे उनके, फिर एब्डोमेन में ये तकलीफ शुरू कर देते हैं। इनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, इनको लगता है कि मुझे जो खाता हूँ वो पचता नहीं है, उदास लगता है, उत्साह नहीं लगता, माइंड फ्रेश नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि अरे चलो अभी फिर और टॉर्मेंट होने के लिए जाना है, पड़ रहा है अपने को, और अपन कुछ कर नहीं सक रहे वहां पे। ये फीलिंग उनमें बहुत स्ट्रांग था। वो जो कड़वापन था, वो कड़वापन इनके पूरे लाइफ में भर चुका था, लेकिन ये उसको छोड़ भी नहीं सक रहे थे। तो यहाँ पे इस केस में जो स्ट्राइकिंग लगा, और जो स्ट्राइकिंग है वो था टॉर्मेंटेड फीलिंग। तो दूसरा जो रूब्रिक मुझे लगा इस केस में, टॉर्मेंटेड फीलिंग तो फिक्स लगा, और दूसरा रूब्रिक मुझे यहाँ पे लगा था हिंडर्ड फीलिंग, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनका फैमिली का विचार, फ्यूचर का विचार, और ये टॉर्मेंटेड फीलिंग, इसके द्वंद्व में वो अटक गए। उनको ये निर्णय लेने में भी ये क्या हो गया, वहां पे अड़थड़ा ये तो ऐसा बोला, मतलब ऑब्स्टेकल्स आ रहे, हिंडर्ड हो रहे। और स्कूल में भी क्या हो रहा है कि वो स्कूल मैनेजमेंट वाले इनको जैसा काम करना है वो काम में बाधा डाल रहे, मतलब बार बार स्कूल में आना, उनके क्लास में एंटर करना बिना पूछे, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि उनका फ्लैटरिंग करने में मुझे स्टूडेंट को जो देना चाहता हूं वो मैं नहीं दे सक रहा, जैसा काम मैं वहां पे देना चाहता हूँ, जिस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ा नहीं पा रहा हूँ वहां पे। तो ये हिंडर्ड फीलिंग बिल्कुल था, और बस ये 2 रूब्रिक लगाने से ही हमारा चाइना क्लियर हो जाता है। तो फिर इसको जो आप सभी ने पकड़ा है, तीसरा रूब्रिक जो इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्लियरली दिखता है हमें, वो है परसिक्यूटेड फीलिंग, ठीक है। अब ये 3 रूब्रिक के बारे में किसी को कोई शंका है क्या? ये 3 रूब्रिक आपको लगता है इसमें एप्ट लगते हैं या नहीं लगते हैं? लगेगा सर। जी लगेगा नहीं सर। जी लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा क्वेश्चन था मेरा। लगेगा सर। ये लगेगा, ठीक है ना। तो ये जी ये 2 रूब्रिक लेते ही मुझे चाइना क्लिक हो गया, और फिर पूरा चाइना यहाँ पे इस केस में मुझे दिखने लगा, ठीक है ना। ये परसिक्यूटेड फीलिंग भी था, और देखो अभी इतने रूब्रिक मुझे यहाँ पे मिले, और आप लोगों ने भी इसमें से बहुत से रूब्रिक लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होगा कि पूरे रूब्रिक्स का एक सेट नहीं आ गया, ठीक है ना। थोड़े से अलग अलग रूब्रिक हो गए, और इसलिए फिर हमारा हम रेमेडी तक नहीं पहुंचे। और वैसे तो है कि जो फिजिशियन रहता है उसके सामने केस रहा तो फिर उसको अलग से फील आता है, थोड़ा सा प्रेजेंट करने में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि पूरा फील हम तक नहीं पहुंचता, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इनका नेचर देखा जाए तो ये रिजर्व है, ठीक है ना। आपने बोला कि ये इंट्रोवर्टेड पर्सन है, रिजर्व है, ये रिजर्व पर्सन है। इनको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, और इनजस्टिस से पचा नहीं पा रहे, इनजस्टिस को सपोर्ट कर नहीं सक रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा रूब्रिक हम सोच सकते हैं, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। और वहां पे क्या हो रहे हैं, ऑफेंड हो रहे हैं, जैसे कि वहां के स्कूल का जो पूरा एनवायरमेंट है, वहां पे 50-60 लोग काम कर रहे हैं, उन सबको तो नहीं लग रहा ये तकलीफ, वो तो अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। एक गिने चुने 2-4 लोग हैं जो खुद को बहुत डिग्निफाइड समझते हैं, उनका ये फीलिंग है कि मुझे टॉर्मेंट किया जा रहा है, मेरा अपमान वहां पे हो रहा है, ठीक है ना। अभी तो जैसे संस्था में वगैरह काम करते लोग, तो वो तो अपनी सेल्फ डिग्निटी घर पे रख के ही जाना, ऐसा ही है, मतलब हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा ही चल रहा है। जो संस्था रहती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कूल रहता है, तो वो लोग टीचर लोगों को इतना बैडली बिहेव करते हैं कि उनका कोई डिग्निटी वहां पे रखते नहीं, ठीक है। लेकिन वो सब एक्सेप्ट करके लोग वहां पे अपना जॉब करते रहते हैं। वहां पे कम से कम 50 लोगों ने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये जो हमारे पेशेंट है उनको ये फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे मॉर्टिफाई किया जा रहा है, उनको ये इंडिग्नेशन फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि आई एम इंसल्टेड देयर। सो ये जो रेमेडी है, तो ये रेमेडी बहुत सेंसिटिव रेमेडी है, इजीली उसको ऑफेंड फील होता है, ठीक है। तो
तो ऑफेंडेड इजीली, ये फील भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये रूब्रिक भी हम इस केस में लगा सकते हैं। सेंसिटिव टच टू, मतलब ओवर सेंसिटिव इतनी है इस केस में और इस रेमेडी में। जैसे आपको लगा कि नाइट्रामोर है, नाइट्रामोर मैंने दिया था लेकिन नाइट्रामोर यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है ना। अभी नाइट्रामोर जो है तो मिनरल रेमेडी है, और ये जो सेंसिटिविटी है ये सेंसिटिविटी प्लांट की है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया नाइट्रामोर का और ये चाइना का। तो सेंसिटिविटी है इसमें, हर लेवल पे सेंसिटिविटी है, ये सेंसिटिव हर लेवल पे है, इनको टच से भी सेंसिटिव है, इसलिए तो ये ज्यादा लोगों के साथ मिलजुल नहीं जाते। जिनका स्वभाव इनसे लगता है कि मुझे इनके पास कंफर्टेबल लगता है, उन्हीं के साथ वो बातचीत करेंगे, उन्हीं के साथ वो फ्रीली बातचीत करेंगे, उन्हीं के साथ अटैच रहेंगे। दूसरों लोगों के साथ ये नहीं जाते, या इनको कोई लगा कि ये मुझे टच करेंगे या मेरी सेंसिटिविटी को हर्ट करेंगे, वहां पे नहीं जाते, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, ये रूब्रिक तक सब आप एग्री हो? हेलो सर। हेलो, हाँ मैम। हाँ सर, वो टॉर्मेंट हो रहा था लेकिन वो बैक फाइट नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ कोऑर्डाइज क्यों नहीं ले जा सकता? हाँ हाँ, कोऑर्डाइज तो है ना मैम, कोऑर्डाइज बिल्कुल है, ले सकते कोऑर्डाइज यहाँ पे। हाँ, ये कोऑर्डाइज है और कोऑर्डाइज भी है और ये ऑब्स्टिनेट भी है। इसके ऑब्स्टिनेट से भी आप देखिए, ठीक है ना। स्टेपिसाग्रिया क्या करेगा, स्टेपिसाग्रिया इतना ऑब्स्टिनेट नहीं होगा। स्टेपिसाग्रिया को ऐसा लगता है कि अरे बाबा, कीचड़ में पत्थर मारकर अपने कपड़ों पे कीचड़ नहीं उड़ाना अपने को, ऐसा स्टेपिसाग्रिया का रहता है। तो वो सामने वाला बोलेगा ऐसा जब उसको लगता है, तो उसके हिसाब से वो स्टेपिसाग्रिया बिहेव करता है। उसका एंगर उनके मन में रहता है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करता, उसको एक्सप्रेस नहीं करता स्टेपिसाग्रिया, ठीक है ना। वो कॉवर्डाइजनेस स्टेपिसाग्रिया का रहता है। लेकिन इसमें जो है चाइना का, इनका ऑब्स्टिनेस भी हमें दिख रहा है कि ठीक है ना, मैं 15 दिन स्कूल नहीं आऊंगा, ये फिर ये भी नहीं करते, लीव भी नहीं देते, तो ऐसे ही जाते। उन्होंने बोला कि शूज पहनो, तो ये बोलते मैं नहीं पहनूंगा शूज। इन शर्ट करो बोले तो मैं नहीं करूंगा इन शर्ट। तो इस तरह से वो बिहेव करते हैं, मतलब ये ऑप्शनल भी है इनकी। अभी ये जो स्कूल है, ये स्कूल का जॉब इनके लिए एक्चुअली बेड है, ठीक है। इससे सब आप एग्री हो कि एक तरह से बेड है, ये इनका कंफर्ट जोन है स्कूल, लेकिन फिर भी यहां से वो एस्केप होना चाहते। तो हमारे पास चाइना में एक रूब्रिक है, जंपिंग बेड आउट ऑफ। तो मुझे इसके पहले ये सवाल आता था, ये क्वेश्चन पढ़ता था कि अरे बाबा, ये जंपिंग क्यों करता है बेड से, ये बेड से जंप करना क्यों चाहेगा कोई पर्सन। तो चाइना के बारे में मुझे एक केस के बाद ये समझ में आ गया कि ये बेड से क्यों जंप करना चाहता है, बेड से क्यों एस्केप करना चाहता है, क्योंकि ये बेड में ही इसको तकलीफ दी जा रही है। इस बेड में इतने खटमल है, इतने तकलीफ इसको दिए जा रहे हैं, इतना उसका टॉर्मेंटेशन हो रहा है, इतना इसका टॉर्चरिंग हो रहा है कि ये बेड छोड़ना चाहता है अभी तंग होकर, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि इसको ये रिजोल्यूशन हो रहा है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है। क्योंकि नक्सोमी का जैसा चाइना में दम नहीं है, कम दम वाली रेमेडी है, ठीक है। मतलब नक्सोमिका क्या करेगा, नक्सोमिका होता सल्फर होता तो उन्होंने लात मारी होती कब की, क्योंकि उनमें दम है, ठीक है ना। सल्फर पे भी आप बहुत से लोग आए थे, लेकिन सल्फर का अभी मैंने एक इंसिडेंस भी बताया आपको कि ये किसी महफिल में जाते हैं तो खुद से अपना नहीं दिखाते, ठीक है ना। मतलब एखादा तबला या तानपुरा कम ज्यादा भी हो गया, उतर गया सुर में, जिनको मालूम है संगीत की उनको समझेगा क्या बोल रहा हूँ, तो भी ये बताते नहीं कि ये कम हो गया ज्यादा हो गया, जब तक कि इन्हें पूछा नहीं जाए तब तक ही नहीं बताएंगे। मतलब अपना जो नॉलेज है वो शेयर नहीं करते वहां पे, या शो ऑफ नहीं करते। सल्फर होता है तो छोटा सा नॉलेज होता है लेकिन बड़ा करके दिखाएगा सल्फर, कल के रेकार एक अपना नॉलेज दिखाएंगे वहां पे, लेकिन चाइना नहीं दिखाता, ठीक है। ये आर्ट एबिलिटी में भी है ये रेमेडी, बाद में मैंने देखा कि ये चाइना आर्ट एबिलिटी में भी है। हमने देखा इस केस में कि ये पैसा कमाना ये उनका उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। एम्बिशन में पहले चाइना नहीं था, अभी एम्बिशन में इसको ऐड कर लिया, लेकिन एम्बिशियस चाइना इतना नहीं है जितने बाकी रेमेडीज है एम्बिशन के। तो इसलिए इसको इंडिफरेंस मनी टू मेक में भी है।
और ये परस्यू नहीं करता, मतलब एक ही चीज को ले और उसको ये पूरा वर्क करे, ऐसा नहीं करता। मतलब 1000 चीजें साथ में लेगा। मतलब इन्होंने संगीत के भी क्लासेस शुरू कर लिए, संस्कृत के भी अलग से क्लासेस शुरू कर लिए, लेकिन उसमें उन्होंने सातत्य नहीं रखा। तो इसलिए हमें चाइना इंडिफरेंस मनी टू मेक में भी दिखता है, और एक केस में हमें ये पूरी तरह से चाइना इस तरह से दिखता है। इनको ऐसा डेल्यूजन लगता है कि अपोज बाय एवरीवन, है ना। मतलब देखिए अभी वहां पे 60 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां से 50-55 लोग जो है तो वो वहां पे एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब ठीक है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ये डेल्यूजन लेकर नहीं जी रहे। और बीमारी कहां पे शुरू हो जाती है, इलनेस कहां पे शुरू हो जाता है, तो इलनेस से डेल्यूजन से शुरू हो जाता है। हम उस चीज को किस तरह से ले रहे हैं, सामने वाला जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ बर्ताव कर रहा है, हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, हमारा डेल्यूजन हम क्या बना रहे हैं, उस पर हमारा डिसीज डिपेंड रहता है। वहां पे जो 50-60 लोग काम कर रहे, उन सबको तो ये डेल्यूजन नहीं हो रहा है कि परसिक्यूटेड हूं या टॉर्मेंटेड हूं, ठीक है ना। जो 2-3 लोग हैं उनको ये फीलिंग हो रहा है कि वी आर टॉर्मेंटेड, और उनका ही ग्रुप बना है, और उनका यही चिंतन चालू रहता है कि आज सर ने ऐसा बोला, आज मैडम ने ऐसा बोला, आज ये करने को बोला, कितने मूर्ख है लोग, ये छोड़ने को दिल कर रहा है लेकिन छोड़ भी नहीं सक रहे। तो इस तरह का उनका वो जो दोस्त है 4-5 वो स्कूल के, तो उनका यही चर्चा रहता है। और जब मुझे मिलने आते तो वही चर्चा लेकर फिर यहाँ पे आते कि डॉक्टर साहब आप बताओ कि हम अभी क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, ऐसा उनका फिर डायलेमा शुरू रहता है ना। मतलब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में की एक कथा है कि भगवान गौतम बुद्ध को जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो सामने वाला आदमी उनको इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है, और उसकी गालियां सुनने के बाद भगवान वहां से निकल पड़ते हैं। तो उसको ही फिर बहुत बुरा लगता है, पछतावा होता है गाली देने वाले को, और वो बोलता है कि भगवान मैंने आपको इतनी गालियां दी, आप एक शब्द भी नहीं उच्चारा, आपने एक शब्द भी आपने नहीं बोला, तो ऐसा क्यों। तो भगवान बोलते हैं कि अरे तूने गाली दी, लेकिन मैंने जब तक उसको स्वीकार नहीं करूंगा तब तक वो गालियां तेरे पास ही रहेंगी, वो गालियां मेरी तरफ नहीं आएंगी, है ना। तो डेल्यूजन्स भी इस तरह से रहते हैं। मतलब सामने वाला भले किसी भी तरह से बोले, किसी भी तरह से बर्ताव करे, लेकिन हम कैसा ले रहे हैं उसको, हमारी सेंसिटिविटी हम कितनी रख रहे हैं, मतलब हमारे ऑरा में उस चीज को हम एंटर करने की परमिशन देते हैं या नहीं देते, इसी से फिर हमारा डिसीज होना है नहीं होना है ये डिपेंड रहता है, ठीक है। वो हमारे नेचर पर रहता है। हम जितना न्यूट्रल रहेंगे इस इमोशन को, जितना हम डेल्यूजन हमारा नील रखेंगे, उतने हम ये डिसीज से दूर रह सकते हैं। तो होम्योपैथ बनने की ये भी बहुत एक अच्छा फॉर्चून है हमारा कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या डेल्यूजन लेना है, क्या डेल्यूजन नहीं लेना है, और डिसीज कहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है। तो देखिए अभी सिर्फ ये टॉर्मेंटेड फीलिंग ने इनको कहां से कहां तक ला दिया। इनको ये पेट की तकलीफ शुरू हो गई, उनको बीच बीच में थोड़ा सा आर्थराइटिस का भी तकलीफ शुरू हो रहा था, उनको वो गाने का काम है उनका, तो उनके गला भी खराब हो रहा था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अकेले चाइना ने उनकी सब चीजें पूरा बंद कर दिया। तो डेल्यूजन उन्होंने लिया, परिस्थिति ने उनको नहीं दिया, हम लेते हैं डेल्यूजन, और उस डेल्यूजन के हिसाब से फिर हम उसको रिएक्ट करते रहते हैं। ठीक है, सुन रहे सब या अकेला बोल रहा हूं मैं? हेलो, सुन रहे हैं सर? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। तो देखिए इनको अभी डेल्यूजन अपोज्ड बाय एवरीवन, सब मुझे विरोध करते हैं। हेलो, हाँ सर, इनको डेल्यूजन क्या हो रहा है कि आई एम वेक्स, मुझे वेक्सेशन हो रहा है, मुझे ऑफेंड किया जा रहा है, और मैं रॉन्ग सफर हो रहा हूं। ये सब डेल्यूजन है उनके। उनको लग रहा है कि मुझे इनजस्टिस हो रहा है मेरे पे, ये लोग मुझसे इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। जब ये स्वीकार कर लेंगे, जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि अरे ये संस्था का काम है तो ऐसे ही चलेगा, चलो हम हमारा काम करते हैं, निकल जाते हैं, क्या करना है हमें इनके बर्ताव से, जैसे सब लोग बर्ताव करते हैं वैसे करेंगे, चलो। और हमारा पगार तो शुरू है ना, हमारी सैलरी तो शुरू है, हमारा घर तो अच्छे से चल रहा है, तो जान दो ना, थोड़ा सा हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे। इनको बहुत सी बार मैंने इनको ये समझाने की कोशिश की
लेकिन जब भी मैं ये समझाने की कोशिश करता था ना तो इनको ये तकलीफ लगती थी, इनको ये रॉन्ग लगता था। ठीक है, मतलब इनको कॉन्सोलेशन बिल्कुल पसंद नहीं आता चाइना के लोगों को, इनका दम भी नहीं रहता, और कॉन्सोल करो तो कॉन्सोलेशन केयरिंग इनको बिल्कुल पसंद नहीं। ये एंग्री हो जाते, इरिटेबल हो जाते, विपिंग मूड में जाते जब हम इनको कॉन्सोल करें तो। इसलिए हमें फिर और नाइट्रम के बहुत करीब लगता है, नाइट्रम के बहुत करीब इसलिए लगता है। ये डिसओबीडियंट में भी है, मतलब बच्चे जो चाइना के रहते हैं डिसओबीडियंट रहते हैं, तो हमें भी डिसओबीडियंसी दिख रही है ना, इनकी ऑब्स्टिनेंसी दिख रही है, डिसओबीडियंसी दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही? हेलो, एक केस में दिख रही है आपको एक डिसओबीडियंस कर रहे हैं, जैसा स्कूल मैनेजमेंट आदेश यस सर, दिख रहा है सर। तो वो भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे डिग्निटी के खिलाफ है ना, तो ये डिसओबे भी कर रहे हैं वहां पे। और हमेशा जब भी मेरे साथ ये चर्चा करते हैं तो बाकी कुछ उनका सब्जेक्ट नहीं रहता, मतलब जब भी बोलेंगे तो आज स्कूल मैनेजमेंट ने ऐसा निर्णय लिया, आज स्कूल मैनेजमेंट ने ये तकलीफ दी, ये सर को भी ऐसा बोले, वो सर की, मतलब एक इम्बिटरनेस इनके मन में बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन जब तक मैं ये 2 रूब्रिक नहीं पकड़ पा रहा था, मुझे इनका चाइना नजर नहीं आ रहा था। ठीक है ना, मतलब हमारा क्या है ना, हम एक पिक्चर तैयार कर लेते, हमारे दिमाग में हर रेमेडी का एक पिक्चर तैयार कर लेते, और बहुत से हमारे मेंटर्स बोलते कि आप पिक्चर मत तैयार करो। ठीक है ना, मोहंती सर का भी ये कहना रहता है कि आप किसी भी रेमेडी का एक फिक्स ड्रग पिक्चर मत तैयार करो, जिससे क्या हो जाता है कि उस पिक्चर में यदि वो रेमेडी नहीं बैठ रही तो फिर हम अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। जैसे कि कल का उदाहरण है रेणु मैम का जो केस था कॉस्टिकम का, है ना, तो उस केस के बारे में भी हम क्यों नहीं सोच सके कॉस्टिकम के लिए, क्योंकि कॉस्टिकम मतलब रिबेलियस, कॉस्टिकम मतलब क्या करेगा कि कॉस्टिकम बहुत रिबेल करेगा, एकदम एनार्चिस्ट होगा, ऐसा हमारा सोच है, इसलिए फिर हम कॉस्टिकम तक नहीं पहुंचे। तो ऐसा बहुत सी बार होता है, लेकिन हम यदि कुछ रेमेडी के एक ग्रुप ऑफ रूब्रिक लेंगे तो एक अलग पिक्चर हमारे सामने तैयार हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी रेमेडी के एक फिक्स ड्रग पिक्चर में नहीं अटकना है, और जैसे हम उसमें अटक जाते तो उसके अलावा फिर हमें वो रेमेडी नहीं दिखती। ठीक है, एक थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। एक महाराष्ट्र में संत नामदेव होके गए। ठीक है, तो संत नामदेव का क्या था ना, तो उन्हें पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में ही भगवान दिखते थे, बाकी जगह भगवान नहीं दिखते थे। वो जो आकृति है कमर पे हाथ रखे वाली, तो उनको ही भगवान मानती थी, वहां पे उनको दूसरा भगवान वो नहीं मानते थे। लेकिन फिर भगवान ने उनको बोला कि तू क्या कर नामदेव, आप गुरु कर लीजिए। तो उन्होंने जब गुरु कर लिया तो उनको फिर अभी सब जगह भगवान दिखने लगे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया, एक कुत्ते का रूप लिया, और जब नामदेव महाराज रोटियां बना रहे थे तो एक रोटी उठाकर वो कुत्ता भागने लगा। तो फिर नामदेव महाराज को समझ में आ गया कि ये भगवान है। तो उन्होंने क्या किया, तुप की कटोरी ली, और तुप की कटोरी लेकर वो उनके कुत्ते के पीछे भाग रहे कि भगवान आप सूखी रोटी मत खाओ, तुप के साथ खाओ, ये घी के साथ खाओ। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब हम ऐसे हमारे रेमेडी को एक ढांचे में डाल लेते हैं और उसी पे देखना शुरू कर देते, तो हमारा ये जो रेमेडी है, जैसे कि नामदेव महाराज का भगवान था जो हर जगह था लेकिन उनको दिख नहीं रहा था, तो फिर हमारा भी रेमेडी के बारे में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए क्या करने का ना कि एक फिक्स इमेज नहीं बनाने की कभी भी रेमेडी की। रेमेडी को समझने से पहले पर्सन को समझने का, और पर्सन को समझने के बाद फिर हम उसको कुछ रूब्रिक्स में डाल सकते हैं क्या, वो देखो, और फिर वो रूब्रिक आपको बिल्कुल वो रेमेडी तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें फियर टच ऑफ मिलेगा, लिबर्टिनिज्म मिलेगा, जो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये भी रूब्रिक लिया था। इनको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो, मुझे ज्यादा ऑब्स्टेकल्स मत डालो, मुझे ज्यादा हिंडर मत करो, मैं जैसा चाहता हूं उस हिसाब से काम करूंगा, मैं जैसा पढ़ाना चाहता हूं संगीत उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, मैं जैसा स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं उस हिसाब से मुझे पढ़ाने दो। तो एक तरह से क्या है, लिबर्टिनिज्म है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड में भी है ये रेमेडी, और इस केस में भी हमें ये कंफ्यूजन ऑफ माइंड इनका दिख रहा है कि अभी ये निर्णय नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे, मतलब संजीवनी मैडम ने बहुत अच्छे से लिखा है, इकडे आड तिकडे वीर, ये मराठी की एक से है, कहावत है
इसका मतलब ऐसा रहता है कि यदि वो स्कूल जाते हैं तो वहां पे टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है, और यदि वो स्कूल छोड़ते हैं तो फिर फ्यूचर का टेंशन उनको दिख रहा है। तो इसलिए ये रियलाइजेशन में जाते हैं, निर्णय क्षमता इनकी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस इनका कम हो जाता है, और कंफ्यूजन ऑफ माइंड भी हो जाता है इनका। ठीक है, भी इनको मॉर्टिफिकेशन भी फील हो रहा है, यहाँ पे मॉर्टिफाई लग रहा है खुद को, कि खुद का अपमान यहाँ पे सहना पड़ रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है वहां पे। चाइना केयर्स फुल ऑफ में है, फैमिली की चिंता रहती है उनको, फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, फैमिली के बहुत केयर भी करते हैं। चाइना एस्केप अटेम्प्ट में भी है, जैसा हमने देखा कि ये बेड अपना छोड़ना चाहते हैं, यहां से एस्केप होना चाहते हैं स्कूल से भी, लेकिन हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ऑफ माइंड। क्यों कंफ्यूजन है? बिकॉज ऑफ एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, केयर्स फुल ऑफ। अब प्लान्स तो बहुत बना रही है, प्लान्स मेनी प्लान्स फ्यूचर फॉर, लेकिन उसमें वो उसको एक सातत्य में रख नहीं सक रहे। ठीक है, तो ये सब था हमारा इस केस में दिखा हुआ चाइना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेरी है, या किसी को कोई समझा नहीं है, किसी को कुछ लगता है कि ये यहाँ पे आप नहीं लगता? नहीं सर, समझ आ गया जी, थैंक यू मैम। लेकिन थोड़ा सा टॉर्मेंटेड में तो बहुत एंगर रहता है ना, तो यहाँ परसिक्यूटेड लेंगे। टॉर्मेंटेड में एंगर तो रहता है, लेकिन टॉर्मेंटेड में क्या होता है ना, कि टॉर्मेंटेड मतलब सताया जाना। टॉर्मेंटेड का ये भी हम हिंदी मीनिंग देखेंगे तो टॉर्मेंटेड का मीनिंग है सताया जाना। उसमें एंगर तो रहता है, और हर केस उसमें जितने भी रेमेडीज है, जैसे कि समझो लाइसिन है, तो लाइसिन का एंगर आपको दिखेगा। अभी समझो मैं एंगर नहीं दिखा सक रहा, मैं माइल्ड हूं, तो मैं एंगर कैसे दिखाऊंगा? मैं तो टॉर्मेंटेड हो रहा हूं, है ना। मतलब एक सास है, एक बहू है, और उसके 2-4 बहू है, और सास एकदम खतरनाक है, बहुत उनको तकलीफ दे रही है जी। हर बहू टॉर्मेंटेड फील कर रही है, लेकिन हर बहू का एंगर रहेगा क्या? हर बहू एंगर एक्सप्रेस करेगी क्या? तो टॉर्मेंटेड में मेन फीलिंग है कि टॉर्मेंटेड मतलब उसको वो सताया जाना, उसको लगना कि यार मुझे यहाँ पे सताया जा रहा है, मुझे यहाँ पे सताया जा रहा है, ये रहता है। मतलब एंगर तो है ना उनके मन में, लेकिन वो वहां पे एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि कावर्डाइज होता है ये। हेलो जी, तो देखिए रडार की नोट में हमें ये क्लियर हो जाएगा। रडार की नोट चाइना के बारे में क्या बोलते हैं? नर्वस एंड इरिटेबल, है ना। ये नर्वस होता है, हमेशा इरिटेबल रहता है। मतलब छोटी छोटी चीजों से उसको लगता है कि मेरे ये रास्ते में ये बाधा आ रही है, और मेरा काम इससे अटक रहा है। ये हर समय ऐसा हिंडर्ड फील करते हैं, और हिंडर फील करने की वजह से फिर इनको इरिटेबिलिटी होती है। छोटी छोटी चीजों से ये फिर चिड़चिड़ करने लगते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ती है इनकी। सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्टेड, कैन नॉट एक्सप्रेस फीलिंग्स इजीली, डिफिकल्टीज शोइंग ग्रेटफुलनेस और अफेक्शन। ठीक है ना, हमें हमारे केस में भी दिख रहा है कि ये इंट्रोवर्टेड है, अपनी फीलिंग्स पूरा एक्सप्रेस नहीं करते। अभी मेरे ये कितने सालों से दोस्त है, लेकिन मुझे इनका पूरा नेचर अभी तक पता नहीं। मतलब ये पूरा ऐसा खुल के बात कभी नहीं करेंगे, जो कुछ काम की चीज है वही बोलेंगे। तो चाइना का जो रहता है ना, वो पूरा अपना जो इमोशंस है वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे सल्फर करेगा, स्पॉन्जिया किसी ने बोला है, स्पॉन्जिया दिल की बात बोलेगा। लेकिन चाइना इंट्रोवर्ट होने की वजह से अपनी जो फीलिंग्स है वो बताता नहीं, और ऊपर से सेंसिटिव भी है, तो फिर ये इरिटेट हो जाता है, टची एंड इजीली ऑफेंडेड। ठीक है ना, ये सेंसिटिव होने की वजह से ये ऑफेंड भी इजीली हो जाता है। नर्वस कैपेसिटी इज ऑन एज, सेंसिबिलिटी टू नॉइज, can be constant irritation with a severe irritability but a feeling of guilt afterwards. Refinement and artistic element, especially poetry to express themselves. ठीक है ना। अभी रडार की नोट ने तो हमारा पूरा ये केस जो है तो आपके सामने चाइना का रख दिया कि चाइना कितना एप्ट था इस केस के लिए। ग्रेट इमेजिनेशन, abundant ideas in the evening in bed.
Imagine doing courageous things or make plans about great projects. चाइना में दम नहीं होता, लेकिन ये प्लान बहुत बनाता है। प्लान इवनिंग को बनाएगा, प्लान मॉर्निंग में उठने के बाद बनाएगा, लेकिन वो प्लान को चलाने के लिए इसमें इतना दम नहीं रहता, इसकी कैपेसिटी कम रहती है चाइना की। लेकिन ये प्लान्स इसको फिर सोने नहीं देते, है ना। ये प्लान्स के आइडियाज इतना क्राउड कर देते इसके दिमाग में कि ये रात में सो भी नहीं सकता। मिसप्लेसिंग ऑफ वर्ड्स व्हेन रीडिंग एंड राइटिंग, impulses to kill, suicidal thoughts because of hopelessness but lacks the courage. ये इतना सताया जाता है कि उसको लगता है कि सामने वाले को मारूं या खुद मर जाऊं, लेकिन इसमें दम भी नहीं होता। मतलब कि सुसाइड करो ऐसा दम भी उसमें नहीं होता है। डेल्यूजन ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड, फियर डॉग्स, है ना। इसको डॉग्स से, एनिमल से बहुत फियर होता है और इसके लाइफ में ये कायम चलते रहते हैं डॉग्स। जैसे कि ये स्कूल में गया तो डॉग्स शुरू हो जाते हैं इसके पीछे लगने, और फिर उसको उसका डर भी लगता है, परसिक्यूटेड भी फील करता है। बोरिक सर क्या कहते हैं, देखो। डेबिलिटी फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स टुगेदर विथ अ नर्वस इरिथेजम कॉल्स फॉर दिस रेमेडी। एक डेबिलिटी की रेमेडी है ना। हम देखते हैं कि मलेरिया की रेमेडी है ये। पुराने जमाने में मलेरिया के लिए यूज होने वाली रेमेडी थी। एनीमिया की वजह से आने वाली डेबिलिटी, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के वजह से आने वाली डेबिलिटी, या क्रॉनिक डिसीज से आने वाली डेबिलिटी के लिए हम ये यूज करते थे, और आज भी लोग बहुत सा इसको यूज करके अच्छे रिजल्ट लेते हैं। इसमें पेरियोडिसिटी मार्क है, पेरियोडिसिटी इज मोस्ट मार्क। सेंसिटिव टू ड्रग्स, सेल्डम इंडिकेटेड इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ एक्यूट डिसीजेस। ये एक्यूट में कम दिखते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस में ये ज्यादा हमें इंडिकेटेड रहती है रेमेडी, क्योंकि क्रॉनिक डिसीजेस से आने वाली जो डेबिलिटी है उसमें चाइना ज्यादा इंडिकेटेड है। क्रॉनिक सपोरेटिव पाइलाइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स, है ना। ऑपरेशन के बाद में गैस पेन्स जो होता है, हम देखते हैं कि लोअर एब्डोमेन में गैस हो तो हम लाइकोपोडियम यूज करते हैं, अपर एब्डोमेन हो तो कार्बोवेज यूज करते हैं, और पूरे एब्डोमेन में हो गैस तो हम चाइना, ये जो ट्रायोज है नाश्का, तो उसमें हमें याद है, हम जो कॉलेज में पढ़ते थे, तो पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि गैस पास होने के बावजूद भी इसको इसमें रिलीफ नहीं मिलता। अपैथेटिक, ये माइंड है बोरिक सर ने लिखे वाला। इंडिफरेंट, डिसओबेडियंट, टैसिटर्न, डिस्पोंडेंट, आइडियाज क्राउड इन माइंड, प्रिवेंट स्लीप, डिस्पोजिशन टू हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स, है ना। ये थोड़ा सा कंटेम्प्टियस भी रहते हैं चाइना के लोग, मतलब इनको सामने वाले के फीलिंग्स को भी ये हर्ट करते रहते हैं, क्योंकि कंटेम्प्टियस नेचर है, इरिटेबल नेचर है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, तो ये सामने वालों को कंटेम्प्टली बात भी करते हैं। क्राइज सडनली एंड टॉसिंग अबाउट। पाठक सर लिखते हैं, डिसओबीडियंट, स्टबॉर्न, कंटेम्प्ट फॉर एवरीथिंग। कंटेम्प्टियस है ये, स्टबॉर्न है, डिसओबीडियंट है। जैसे हमारे केस में भी हमने स्टबॉर्ननेस इनका देख लिया। फिक्स्ड आइडियाज है, दैट ही इज अनहैप्पी, उनको लगता है कि मैं हैप्पी नहीं हूं, इस वातावरण में मैं हैप्पी रह नहीं सकता। ये सब जो देख रहे हैं हम, तो हमारे केस के इर्द गिर्द घूमने वाला पूरा रेमेडी का और रूब्रिक्स हम देख रहे हैं, और उससे हम चाइना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लास में हम पूरा चाइना नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। डिस्पोजिशन टू हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग, क्योंकि कंटेम्प्टियस है, कंटेम्प्ट करते हैं, मतलब लोगों का फीलिंग्स हर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इरिटेबिलिटी है। फियर ऑफ डॉग्स एंड अदर एनिमल्स एट नाइट, सडन क्राइंग एंड टॉसिंग अबाउट व्हेन चीयरफुल, इनका अल्टरनेट मूड भी चालू रहता है, मतलब पल में रोएंगे, पल में हंसेंगे, पल में चीयरफुल रहेंगे, पल में एकदम इल ह्यूमर हो जाएंगे। इल ह्यूमर, एग्रेशन, पेटिंग एंड केयरसिंग, इनको केयरसिंग, पेटिंग, कंसोलेशन, इससे बहुत एग्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ पिटी नहीं चाहते, है ना, क्योंकि खुद को डिग्निफाइड समझते हैं। हालांकि डिग्निफाइड रेमेडी रूब्रिक में ये चाइना हमें नहीं दिखता, ईगोटिज्म रेमेडी में, ईगोटिज्म रूब्रिक में हमें चाइना नहीं दिखता, लेकिन इसको ये पसंद नहीं आता। ये खुद को ना बहुत दमदार व्यक्तित्व समझता है, लेकिन होता नहीं, है ना। मोंटी सर की एक बहुत अच्छी केस यूट्यूब पे आप जाकर देखिए चाइना की, तो उसमें इसको लगता है कि मैं ये उठा सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन इसके आईपीआर को पता रहता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है ना। ये बोलता है कि मुझे सीए होना है,
या मुझे नीट पास करके मुझे एमबीबीएस का एडमिशन लेना है, लेकिन इसके आईपीआर को ये पता होता है कि ये नहीं कर सकेगा, तो 3 रिपीट करने के बाद भी ये एमबीबीएस को नहीं लग सकता, तो फिर घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू ये छोड़ दे, दूसरा कुछ तो भी कर ले। तो इसको एक कंसोलेशन फिर तकलीफ देता है, ये चिढ़ जाता है, इरिटेबल हो जाता है कंसोलेशन के बाद। उसको पेटिंग करे या केयरसिंग करे तो ये फिर रोने शुरू हो जाता है, या एंगर करेगा, गुस्सा करेगा, या फिर रोएगा। इसको पेटिंग पसंद नहीं, केयरसिंग पसंद नहीं, कंसोलेशन पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि खुद को ये बहुत स्ट्रांग आदमी समझता है, बट इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस काम को पूरा कर सके। लेकिन इस पे उसका भरोसा नहीं रहता कि मैं ये कर नहीं सकता, ऐसा उसको लगता नहीं। इसलिए क्या करता है ना, इसके कैपेसिटी के ऊपर ये वजन उठा लेता है, और फिर आईपीआर उसको बोलता है कि यार तू ये नहीं कर सकेगा, या तू ये छोड़ दे, इतना तकलीफ क्यों उठा रहा है। तो फिर ये इसको सहन नहीं होता। ठीक है, यहां तक ओके आपको? हेलो हेलो, यस सर। हाँ समझ रहा है चाइना? यस सर। जी थैंक यू। डिसलाइक फॉर ऑल मेंटल एंड फिजिकल वर्क, क्योंकि ये डलनेस में भी है। देखो हम चाइना को डलनेस में भी देखते हैं, डलनेस की भी एक रेमेडी है, लिथार्जी है इसमें, तो इसलिए इसको मेंटल वर्क फिजिकल वर्क भी एवर्शन होता है, नको लगता है इसको। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे लोग क्या करते हैं जिनके सपने बड़े बड़े हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे जी बोलिए, क्या करेंगे फिर वो? जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं है, उतना दम नहीं है, उतना मेहनत तो नहीं कर सक रहे, तो वो क्या करेंगे लोग? हेलो, डे ड्रीमिंग। हाँ डे ड्रीमिंग करेंगे, और डे ड्रीमिंग करके क्या करेंगे फिर? डे उनके सपने तो बहुत बड़े हैं। डे ड्रीमिंग। उनको जी डे ड्रीमिंग सर। हाँ डे ड्रीमिंग करेंगे, ये फैंटेसी में जाएंगे, है ना। तो देखिए ईगो को संभालने के लिए हमारे पास डिफेंसेस है। तो जो ईगो को संभालने के लिए हमारे साइकोलॉजी में जो डिफेंसेस का स्टडी किया जाता है, तो उसमें से एक डिफेंस है ये फैंटेसीज। ठीक है ना, फैंटेसीज करते हैं कि अरे यदि मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ा एक डॉक्टर बनूं, एक आध सर्जन बनूं, ऐसा मेरा सपना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, मेरी कैपेसिटी वहां तक नहीं पहुंच रही। लेकिन मेरा ड्रीम तो वही है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और वो सर्जन ही बनना है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर फैंटेसी में चला जाता हूँ, है ना। फिर क्या बोलते हैं उसको, दिमागी पुलाव बनाते रहता हूँ। तो वैसे अपना चाइना करता है, फिर बिल्ड्स एयर कैस्टल्स, ये हवा में बंगले बांधना शुरू कर देता है। और जब आईपीआर बोलता है कि अरे तू गलत कर रहा है, ऐसे मत करो, तो फिर वहां पे वो इरिटेट होता है, एंग्री हो जाता है, इंडिफरेंस, सैड, नो डिजायर टू लाइव। जब उसके सपने सब, उसको लगता है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। और कैसा है ना, नक्सोमिका खुद को दोष देते रहता है। देखो आप नक्सोमिका देखेंगे ना, तो नक्सोमिका एक दमदार बंदा है, मतलब उसमें दम है, काम करने की दमक है, वो आर्डेंट है, वो पैशनेट है, वो एम्बिशियस है नक्सोमिका। लेकिन चाइना का कैसा रहता है, चाइना का दम कम है, चाइना उतना पैशनेट नहीं है, चाइना में उतना पावर नहीं है, चाइना में उतना दम नहीं। तो चाइना क्या करेगा, ठीक है ना। तो समझो ये उसकी एग्जाम उसने नीट क्रैक नहीं की, अभी तीसरी बार है नीट क्रैक नहीं की, तो क्या बोलेगा कि आपने ठीक से पैसा नहीं दिया मुझे, आपने ये क्लास मैं लगाना चाहता था, ये बुक लाना चाहता था, आप बोले कि आपने ला कर नहीं दिया, इसलिए मैं नीट फेल हो गया। ठीक है, तो अपनी फेल्योर का जो दोष है, जो ब्लेम है, तो चाइना क्या कर देता है, दूसरे के सर में फोड़ देता है। अपने फेल्योर का जो कारण ये लोगों को बनाता रहता है, तो हमेशा लोगों को ये दोष देगा, खुद पे दोष नहीं देगा चाइना। तो इसलिए फिर उसको लगता है कि हाँ, रिप्रोचिंग अदर्स ले सकता है ना सर, रिप्रोच करता है, अदर्स को रिप्रोच करता है, दूसरों को दोष देता है। ठीक है ना। अब नक्सोमिका क्या करेगा कि नहीं, मुझे परफेक्शन लाना है, मेरी गलती हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे ये कर नहीं सका। तो नक्सोमिका अपने में सुधार करेगा,
और जो व्यक्ति खुद में दोष ढूंढता है वो उस दोष को निकालने की कोशिश करता है और उस दोष को निकालने के बाद वो परफेक्शन खुद में लाता है। लेकिन जो लोग दूसरों के ऊपर ऐसा दोषारोपण करते हैं वो लोग खुद में कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं करते। ठीक है, मतलब वो लोगों को ही दोष देंगे, मेरे फेल्योर का कारण बीवी है, मेरे फेल्योर का कारण स्कूल है, मेरे फेल्योर का कारण टीचर्स है, मेरे फेल्योर का कारण ये बुक है, ये बुक पढ़ा इसलिए मैं फेल्योर हो गया। तो जब हम हमारा फेल्योर का कारण दूसरे में ढूंढते हैं तो हम उस फेल्योर को सक्सेस में कभी बदल नहीं सकते। तो ये चाइना को समझ में नहीं आता, फिर इसका अपने लाइफ में से इंटरेस्ट पूरा चला जाता है, सैड रहता है, इसमें इम्बिटरनेस आ जाता है, नो डिजायर टू लाइव हो जाता है, इसको जीने में कोई रुचि महसूस नहीं होती। तो इसलिए फिर वो सुसाइड करना चाहता है, लेकिन उतना भी दम नहीं रहता उसमें, ये सुसाइड भी कर नहीं सकता। रिलक्टेंट टू स्पीक, मिस्टेक्स इन स्पीच एंड राइटिंग, उसको स्पूनरिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब उसको बोलना एक रहता है लेकिन उसका क्या है ना, जो स्पेलिंग उसका उल्टा से उल्टा कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पूनरिज्म। मतलब ये जैसे हम जेठालाल देखते हैं ना, तो जेठालाल तकलीफ नहीं बोलेगा, तकलीफ करेगा उसको। जैसे लॉस बोलना है मुझे तो सॉस आ जाएगा, लॉस का हो जाएगा सॉस। तो इसको बोलते हैं स्पूनरिज्म, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड। एक क्यों होता है कि वो कंफ्यूजन में रहता है, तो इसलिए फिर माइंड का कंट्रोल लॉस हो जाता है, फिर ये लिखने में बोलने में गलती करते रहता है। तो एलन साहब भी बोलते हैं कि अपैथेटिक है, इंडिफरेंट है, टैसिटर्न है, डिस्पोंडेंट है, ग्लूमी, हैज नो डिजायर टू लाइव बट लैक्स करेज टू कमिट सुसाइड। मतलब ये सब हमें दिखाते हैं कि कावर्डाइज बंदा है लेकिन इसके सपने बड़े बड़े हैं। अभी सोल ऑफ रेमेडी में शंकरन सर बोलते हैं इसका फीलिंग क्या है, द फीलिंग इन चाइना इज आई एम वीक एंड सो पीपल अटैक, ट्रबल एंड टॉर्चर मी। मैं वीक हूं और इसका फायदा लेकर लोग मुझे ट्रबल कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। मुझ में दम नहीं है, लोगों को समझ में आ गया, ये तो इसको पता रहता है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं, इसलिए लोग मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझे ट्रबल कर रहे हैं और मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ये फीलिंग इसका रहता है। अ फीलिंग ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड, मैं परेशान हो चुका हूं, परेशान लोग कर रहे हैं मुझे। द पेशेंट फील्स ही इज वीक, नॉट गुड इनफ, that he is persecuted and hindered at his work by other people। तो इसको हमेशा ये फील रहता है, मतलब हिंडर क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें दम नहीं रहता और अपने में दम नहीं है, या अपन अपने गलती की वजह से ये सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे, ये इसको कतई मान्य नहीं है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसलिए फिर इसको हिंडर्ड फील होती है। देखिए, और फिर हिंडर्ड फील होकर इसको परसिक्यूटेड फील आ जाता है कि मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली इसका जो कावर्डाइजनेस है, इसकी जो इनकैपेसिटी है, वो छुपाने के लिए हिंडर्ड फील करता है खुद को, क्योंकि खुद के ईगो को उसको बचाना है, ईगो लाइसिस नहीं होने देना है इसको, इसलिए फिर इसको ये हिंडर्ड फील आ जाता है। दैट ही इज ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम अचीविंग हिज एम्बिशंस, है ना। मतलब इसमें वो पूरा दम नहीं लगा रहा, कि पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए उसको ये सक्सेस नहीं मिल रहा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं कोशिश नहीं किया इसलिए मुझे ये सक्सेस नहीं मिला। ये क्या करता है कि अपने एम्बिशन डिसीव होने का कारण दूसरों को बनाता है, तो इसलिए इसको हिंडर्ड फील होता है, इसको लगता है कि आई एम टॉर्मेंटेड, आई एम बीइंग टॉर्मेंटेड। सो ही फैंटेसाइजेस एंड इन दिस फैंटेसीज ही मेक्स हिमसेल्फ वर्दी एंड अचीव्स हिज एम्बिशंस एंड इन दिस वे यूजेस फैंटेसीज टू कवर अप द इनहेरेंट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। इसको खुद को पता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, लेकिन फिर ये उसके ईगो को एक्सेप्ट नहीं होता, फिर ये फैंटेसीज में चला जाता है, एयर कैसल्स बनाने शुरू कर देता है ना, ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता है। फिर दिस इज साइकोटिक फिक्स्ड फेज, ये साइकोटिक फेज है चाइना का। द एक्यूट फेज इन चाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट फियर्स एंड एंजाइटी, नोटेबल अमंग देम इज अ फियर ऑफ डॉग्स। It is also often indicated in acute attacks of fever, loose motions, and asthma. The latter can be so bad that the patient may lose his consciousness as he gets breathless. This acute phase is usually in response to an external exciting factors. ये अस्थमा के केसेस में भी हम चाइना देख सकते हैं, लेकिन जब उसको
ये टॉर्मेंटेड फील होगा या जब उसको हिंडर्ड फील होगा और उसकी वजह से इसका अस्थमा एग्रेवेट हो जाएगा, तो हम ये चाइना को देख सकते हैं। उसमें उतनी डेबिलिटी भी रहती है, या अस्थमा के केसेस में डेबिलिटी भी है, टॉर्मेंटेड फील भी है, हिंडर्ड फील भी है, और उसको एग्रेवेशन हो गया इस ब्रीथलेसनेस का, तभी हम चाइना को सोच सकते हैं। द पेशेंट फील्स फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड हिंडर्ड ऑल द टाइम एंड डेवलप्स अ कंटेम्प्चुअस एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन। ठीक है, इसको फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। कब कंटेम्प्ट बनेगा, मतलब कैसा ना कि आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आपका नेचर कैसा है, इसके हिसाब से आप फिर उसको रिएक्ट करते हो। जब हम प्लास्टिक पे एक मुक्का मारेंगे या लकड़ी पे मुक्का मारेंगे या स्पंज पे मुक्का मारेंगे, तो हर एक चीज का रिस्पांस अलग अलग होगा। ठीक है ना, हम यदि लोहे के किसी चीज पे जोर से मुक्का मारेंगे तो फिर हमारा हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है। तो हर सिचुएशन को फेस करने के बाद उसका जो रिएक्शन है वो अपने टेम्परामेंट की वजह से आता है। तो चाइना के पेशेंट जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन फेस करता है, जैसे हम हमारे केस में देखा, तो वो केस में हमने जैसे देखा कि वो सिचुएशन को फेस करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है खुद को, तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद ये एंग्री हो जाता है और खुद को हिंडर्ड फील करता है, टॉर्मेंटेड फील करता है, और फिर उसके बाद इसके नेचर में भी ऐसा चेंज आ जाता है कि ये कंटेम्प्चुअस बन जाता है। खुद भी लोगों को रिप्रोच करेगा, खुद भी कंटेम्प्चुअसली बात करेगा, खुद भी लोगों के इमोशंस को फिर ये हर्ट करेगा। He does not have the courage to break away. He becomes indifferent and hopeless. He wants to commit suicide but lacks courage. देखिए, हर एक मट रेमेडिका में हमें एक लैक ऑफ करेज देखने को मिलेगा। Have plans and goals, but somehow people and things come in our way and hinder us. जैसे हमने देखा कि इसके प्लान बहुत से, लेकिन उसको लगता है कि हर प्लान में कोई ना कोई भी टांग अड़ाता है और मेरा प्लान पूरा चौपट कर देता है, इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिलता। ये फीलिंग चाइना के केसेस में हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, हमारे केस में भी मिलता है कि मैं बहुत अच्छा काम करना चाह रहा हूं, बट ये स्कूल मैनेजमेंट मुझे काम करने नहीं दे रही। वी आर फ्रस्ट्रेटेड बट नो दैट नथिंग कैन बी डन। वी फैंटेसाइज अबाउट व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड वी नॉट बीन हिंडर्ड। अभी ये फैंटेसी करेगा कि अरे इन्होंने ऐसा तकलीफ नहीं दिया होता तो मैं इस तरह का टीचर होता, या मैं इस तरह का डॉक्टर होता, या मैं ये अचीव कर लेता, मैं पायलट होता, और फिर ये लोगों ने टांग अड़ाया है इसलिए मेरा ये सक्सेस मुझे नहीं मिला, और अब ये खुद को अनफॉर्चुनेट फील करता है। अनफॉर्चुनेट फील में भी चाइना में मिलता है। लाइक अदर प्लांट रेमेडीज, इट हैज द सेंसेशन ऑफ बीइंग ऑफेंडेड एंड हर्ट, and at this point it resembles Stapes aureus। देखिए, Stapes aureus जैसा लगता है, हालांकि मैंने इसको Stapes aureus भी दिया था, लेकिन Stapes aureus ने रिजल्ट नहीं दिया। बट वाइल Stapes aureus फील्स, देखो सर क्या बोलते हैं कि Stapes aureus और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। Stapes aureus feels insulted and angry, while China feels hindered in his ambition and starts fantasizing। यह फर्क है Stapes aureus और चाइना में। मतलब सिचुएशन सेम है, सेम सिचुएशन से वो जा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन दोनों का अलग अलग आएगा। तो ये कुछ रूब्रिक्स है जो हमने हमारे केस में भी देखे थे। डिल्यूजन हिंडर्ड एट वर्क इज, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, डिल्यूजन परस्यूड बाय एनिमीज थॉट ही वाज, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट ही इज, फैंसीज एक्साल्टेशन ऑफ, प्लान्स मेकिंग मेनी, indolence, aversion to work, indifferent apathy, alternating with vexation, contemptuous everything of unworthy objects, seems offended easily, suicidal disposition, but lacks courage. And mind bed jumping out of, wants to destroy himself, but lacks courage. ये रूब्रिक हमने हमारे केस में देखा कि ये अपने बेड से एस्केप होना चाहता है, और बेड से एस्केप होना मतलब एक तरह से इसकी सुसाइड है, मतलब ये पूरा नाश कर देता है अपने आप का। क्योंकि जो अभी ये दूसरा करियर चूज करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस कितना मिलेगा ये बता नहीं सक रहे। मतलब एक तरह का ये हम बोलते हैं ना कि तू आत्मघात करने जा रहा है। हम बोलते हैं किसी को, अरे तू प्रैक्टिस क्यों बंद कर रहा है बेटे, तो यदि प्रैक्टिस बंद कर रहा मतलब इसका मतलब तो आत्मघात करने जा रहा है। तो सुसाइड का हम मेटाफोरिक
यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। तो ये सब मेरे तरफ से था ये केस के बारे में, और केस से हम समझने की कोशिश किया मेरे माइंड के हिसाब से थोड़ा सा चाइना को। तो ये सब मेरे तरफ से था। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू, मेरे तरफ से हो गया। अभी किसी को कुछ क्वेरी है या कुछ आपको पूछना है या कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। हेलो हॅलो सर, हाँ टॉर्मेंटेड फिलिंग आणि सॉरी टॉर्मेंटेड फिलिंग एंड डिल्यूजन परसिक्यूटेड, इसमें थोड़ा डिफरेंस बताइए ना। टॉर्मेंटेड फीलिंग में क्या होता है ना, टॉर्मेंटेड फीलिंग और परसिक्यूटेड फीलिंग ये बहुत पास आने वाले रूब्रिक्स है। परसिक्यूटेड में भी ये फीलिंग रहता है कि हमें परेशान कर रखा है, और कोई परसिक्यूट करना मतलब क्या कि बार बार हमारे पीछे लग रही। और टॉर्मेंट में क्या रहता है कि एक थोड़ा सा एक आप इमेजिन करो कि एक पिंजरे में एक आधे एनिमल को आपने बंद कर लिया रखा है, या एक कुत्ता है आपका और उसको बांध के रखा है, और उसको बार बार आप एक स्टिक लेकर उसको चुभा रहे हो बार बार। हाँ, लेकिन उसको ज्यादा मार भी नहीं रहे, लेकिन उसको हमेशा क्या कर रहे हो कि थोड़ा थोड़ा चुभा रहे हो, थोड़ा थोड़ा कष्ट दे रहे हो उसको। तो ये फीलिंग रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि टॉर्मेंट फील होता है, इसको बोलते हैं टॉर्मेंटिंग। एक प्रकार का ये मराठी में बोला जाए तो छळ रहता है, या बार बार इसको सताना। और परसिक्यूटेड का जो रहता है, तो परसिक्यूटेड में उसको लगता है कि मुझे वो परेशान हो रहा हूं, किसी चीज से वो परेशान होता है। तो टॉर्मेंटिंग में ज्यादा छळ या क्या बोलेंगे उसको कि सताना, ये ज्यादा रहता है उसमें टॉर्मेंटिंग। हेलो जी सर, मैं 2 लाइन ऐड करता हूँ इसमें। जैसे आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। जी सर, जैसे पुलिस स्टेशन में टॉर्चर करते हैं ना, हाँ, उगलवाने के लिए, तो टॉर्चर का डिग्री परसिक्यूशन से ज्यादा होता है, लेकिन परसिक्यूशन का भी काफी रहता है, लेकिन परसिक्यूशन में बार बार ब्रेक आता है। हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक आता है। और टॉर्मेंट का फीलिंग उससे भी ज्यादा होता है। परसिक्यूशन में जो परसिक्यूट करने वाला इंसान रहता है ना, उसका आपको खत्म करने का, आपको मार देने का इरादा नहीं होता है। लेकिन टॉर्चर में हम देखते हैं ना, कई बार पुलिस टॉर्चर हुआ तो डेथ हो जाती है। तो टॉर्मेंट का इंटेंसिटी और बढ़ा हुआ होता है। हाँ, इंटेंसिटी का ही है, मतलब ज्यादा टॉर्मेंट में ये फीलिंग ज्यादा आएगा परसिक्यूटेड। और सर ने जैसा बोला कि परसिक्यूटेड में ना ब्रेक रहता है बीच बीच में, और टॉर्मेंट बार बार उसको चुभाया जाना, ऐसा रहता है। उसके डिग्री में चेंज होगा। डिग्री में भी। और जब टॉर्चर करते हैं ना सर, तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि इससे ये चीजों का कन्फेशन लेना है हमको, तो उस हिसाब से उसको मतलब टॉर्चर किया जाता है एकदम। उसका बहुत हाई लेवल रहता है। जैसे नेल्स को निकाल देते हैं या ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो वो टॉर्चर रहता है। सिगरेट लगाते रहेंगे या कुछ ऐसा करते रहेंगे, जैसे सर ने बोला ना कि बार बार चुबाते रहेंगे, तो टॉर्चर में उस तरह का डिग्री होता है। जी थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या सर? हाँ। एक्चुअली टॉर्मेंट और परसिक्यूटेड एक डिल्यूजन में है ना, तो अगर पेशेंट को नहीं भी चल हुआ तो पेशेंट का डिल्यूजन है, मतलब पेशेंट के फैंसीज की वजह से वो वैसा फील करता है, ऐसा आप ले सकते हैं क्या अपन पेशेंट में? भले ही उसको एक्चुअल में टॉर्चर या परसिक्यूट नहीं किया गया हो, लेकिन उसके फैंसीज ज्यादा है, तो ऐसा हम उसको रिवर्स रेट्रो में ले सकते हैं? जी, वही तो अभी क्लियर किया ना मैम, मैंने अभी जो केस एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने आपको बोला ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे 60% 60 लोग वहाँ पे काम करे, लेकिन हर एक तो ये फीलिंग नहीं ले रहा ना वहाँ पे। हर एक को एक ही तरह से बिहेवियर कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इनको ही क्यों लग रहा है? मतलब घर में समझो 4 बहू है और एक सास है, वो सास का बर्ताव सबके लिए सेम ही है, लेकिन एक को ही लग रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है, मुझे बार बार टॉर्मेंट कर रहे हैं, मुझे सताया जा रहा है। हाँ, मैंने मिस किया पूरी वाला पार्ट, क्योंकि मैंने ये सोच के एक को चाइना दिया है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, वही ना, वही वो है कि मतलब
सब अपना डेल्यूजन है। मतलब जब अभी मैंने भगवान गौतम बुद्ध की भी एक आपको स्टोरी सुनाई, तो उसमें आप कैसा लेते हो उस चीज को। मतलब कोई कोई रहता है कि अरे तू कितना बेशर्म है, बोलते लोग उसको, कि शर्म भी तुझसे शर्मा जाती है, तेरा नाम तो इतना क्या बोलो, तू कितना बेशर्म है कि शर्म भी तुझसे शर्मा जाती है। और किसी किसी को ना सिर्फ ऐसा आंख दिखाए तो उसको फील हो जाता है, और किसी किसी को तो कितना भी बोलो, स्टूडेंट रहते ना स्कूल में, क्लास में कोई बच्चे रहते कि किसी को मारो पीटो कुछ भी करो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे रहते ना कि उनको थोड़ा भी कुछ ऐसा टेढ़ी नजर भी करो तो उनको तकलीफ हो जाती है। तो ये क्या है, मतलब अपनी रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन, एक्शन को अपन ने क्या किया, रिएक्शन दिया, तो ये हमारे डिल्यूजन की वजह से हम उसको रिएक्शन देते रहते हैं। हालांकि उसने बोला तो ठीक है ना, बोला तो बोला, दे देगा छोड़ के। अभी कोई लोग छोड़ के भी देते हैं, जैसा मेरा एक फ्रेंड है, तो एकदम से ऐसे जोर जोर से बोलेगा, जोर जोर से हंसेगा, और उसको समझता नहीं कि अरे बाबा ये डॉक्टर है, अपन प्राध्यापक है, तो हमारी कोई समाज में कोई इज्जत होंगी, तो रास्ते पे हम इस तरह से बातें नहीं कर सकते। तो मुझे वो एकदम ऐसा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन उसको ऑकवर्ड फील नहीं होता, उसको उसमें मजा आता है। तो बोलते यार क्या, लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे वैसा नहीं लगता ना। तो उसका डेल्यूजन है, वो रैग्ड फिलोसोफर है, वो सल्फर है, लेकिन मैं तो सेंसिटिव है उसको, मैं तो आजू बाजू देखने लगता हूँ, ऐसा करने लगता हूँ। तो ये मेरा डेल्यूजन है। मतलब हम हमारे डेल्यूजन के हिसाब से जीते, मतलब सिचुएशन सही में आपकी टॉर्मेंटेड है, बट आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो, इस पे आपका डिसीज या हेल्थ डिपेंड है। तो हम इसलिए हमारे सब जो रूब्रिक है ना डेल्यूजन में, ठीक है मैम। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक लाइन में कुछ ऐड करूँ क्या सर? हाँ हाँ मैम। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया ना सास बहू वाला, तो उसी में हमें क्या करना है, इंटेंसिटी हमें नहीं पता, लेकिन पेशेंट का रिएक्शन कैसे आ रहा है उस पे से हमें रूब्रिक लेना है। तो अगर पेशेंट ऐसे बोलती है कि मेरी सास बहुत कट कट करती है, परेशान कर दिया है, पूरे दिन कुछ कुछ बोलती रहती है, तो दैट इज परसिक्यूटेड। और अगर पेशेंट इस तरह से बोल रही है, बाप रे मेरी सास क्या त्रास मचा रखा है, पूरे दिन बोलती रहती है, जीने ही नहीं दे रही है, तो वही चीज उसके लिए वो टॉर्मेंटेड हो गई। ठीक है, तो पेशेंट की इंटेंसिटी कितनी है, वो किस तरह से फील कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम परसिक्यूटेड लेंगे या टॉर्मेंटेड लेंगे। तो आई होप ये एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। बाकी बहुत बढ़िया केस था सर। और थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और दत्तात्रेय सर बहुत अच्छा केस था। थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू मैम फॉर एडिशन। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त केस था, एक बार फिर से थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी केसेस थी और आपने बहुत अच्छा लिया भी। मेरे ना चार्ट में सर 4th नंबर पे चाइना आ तो रहा था। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं होगा। परसिक्यूटेड वाली तो बहुत ही टॉर्मेंटेड मैं इतना नहीं पकड़ी, लेकिन परसिक्यूशन और भी चीजें जो आपने जो बताया वो सारा मुझे लगा उसमें। जी ये अच्छा आपका सेशन था सर, बहुत ही अच्छा था चाइना का। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, और बताइए किसी का कोई क्वेरी है? जी, तो अगर किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड। हेलो सर। बोलिए मैम। सर यहाँ पर अपने फियर ऑफ टच लिया, तो यहाँ पर उसको कैसे लेंगे? फियर ऑफ टच यहाँ पे मैंने केस में नहीं लिया था, मैंने ये रेट्रोग्राफिक सोचा यहाँ पे। फियर ऑफ टच मतलब कैसा कि ये सेंसिटिविटी है ना इसकी, ये सेंसिटिव रहता है इसमें। फियर ऑफ टच मतलब कि हमें डर लगता है कि कोई हमें छुए ना, ठीक है, मतलब हमें छूने के बाद क्या कर सकता है, इंजरी कर सकता है, या फिर हमारे इमोशन को छूकर हमें टॉर्मेंट कर सकता है, इंसल्ट कर सकता है, ऐसा उसका फीलिंग रहता है चाइना के बारे में। तो इसलिए इसमें फियर ऑफ टचिंग ये रूब्रिक आता है यहाँ पे। ये रूब्रिक हमने रेट्रो में सोचा था, प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं था इसमें।
जी सर, ओके सर, थैंक यू। सर मैं थोड़ा ऐड करूं क्या? स्टैफी से डीडी कर रहे थे आप चाइना को। जी 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 मैम। या स्टैफी इज वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा एंगर सप्रेस्ड में है वो। आपको लगेगा सर के भी बहुत अच्छे केसेस है जहाँ पे स्टैफी से एग्रिया हम लोगों को कैसा लगता है कि मतलब एक सज्जन पुरुष लगता है, वेरी समझदार, यील्ड करने वाला हर जगह पे, एवरीवेयर ही इज सप्रेसिंग हिमसेल्फ एंड नॉट एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, राइट? बट वेरा चाइना तो इंक्लाइन टू वैक्स में है। आप कुछ बोल ही नहीं सकते चाइना को। आप बोलेंगे तो इमीडिएटली आपको उसको वो थ्रो बैक करेगा आप पे चाइना, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट वाली रेमेडी है तो वो हमेशा फैंसीज में अपने ही इसमें रहना पसंद करती है। इज दैट आई एम ऑडिबल? हेलो। यस मैम। हाँ यस हाँ, तो हाँ ये यस मैम, चाइना ऑडिबल को ऑडिबल। डीडी अगर करना होगा चाइना का तो मोस्टली कैसा रहता है कि चाइना जो है बहुत ही ज्यादा एंगर वाली रेमेडी है, अपनी मनमानी करने वाली है, ऑब्स्टिनेट, चाइना इज नॉट इन एम्बिशियन बट क्लेवर, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा ये लोग है ना, मतलब दे कैन डू मेनी थिंग्स। आपको अगर प्रेजेंटेशन अगर वो देखेंगे ना तो चाइना का और नक्सवामिका का बहुत क्लोज दिखेगा। नक्सवामिका का ओनली डिफरेंशिएशन पॉइंट इज विद एम्बिशन। इसका कोई एम्बिशन ही नहीं है, पढ़ती है, लिखती है, बहुत अच्छे से करती है सब कुछ, लेकिन बट इसका कोई एम्बिशन नहीं है, नॉट फॉर अचीवमेंट, वो ये करना है नथिंग, इवन नॉट इन क्या बोलते हैं एम्बिशन टू मेक मनी, उसमें भी नहीं है, उसको पैसा बनाना भी नहीं है उसको, एज कम्पेयर टू नक्सवामिका अगर करेंगे तो। यस बस इतना ही ऐड करना था। नक्सवामिका कैन गो क्लोज टू चाइना, वेयर स्टैफी सेग्रिया तो बहुत ही टोटली ऑफ ट्रैक हो जाएगा स्टैफी सेग्रिया से अगर चाइना को कंपेयर करेंगे तो। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी और बताइए, और किसी को अगर कुछ ऐड करना है या क्वेरी है? जी तो थैंक यू श्वेता मैम, मोहम्मदी मैम, एडिशन करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सच में सर बहुत ही ब्यूटीफुल केस था और बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में किया है, और जब भी आपका प्रेजेंटेशन रहता है तो ये जो आपका हार्ड वर्क है वो सच में आपके सेशन में दिखता है कि आप बहुत उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारे मेंबर्स को फ्रूटफुल होना चाहिए हर तरह से। तो एक सेशन के हिसाब से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेंबर्स को सीखने को मिले, उसी हिसाब से आप बहुत बढ़िया से सर प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए स्पेशली हमारी IHE फैमिली आपकी बहुत आभारी है। तो हम हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर को ग्रेटिट्यूड देते हुए आज की शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल मेंबर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।